Jungle. हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो दिस इज द फिफ्थ रिवीजन वीडियो फॉर योर सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स मई 22 एंड नवंबर 22 अटेम्प्ट। ठीक है, सो पिछले रिवीजन वीडियो में हम लोगों ने टीडीएस तक का डिस्कशन खत्म कर दिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक वंस अगेन, दैट इज एडवांस टैक्स। और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे एक बड़े टॉपिक की तरफ, अ वेरी बिग टॉपिक एंड दैट इज कैपिटल गेन्स। ठीक है, उसके रिवीजन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सबसे पहले एडवांस टैक्स की बात करते हैं। एडवांस टैक्स किसके लिए एप्लीकेबल है? हर एक एसएससी जिसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है उसके लिए एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके बाद एडवांस टैक्स कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो कौन है? वो खुश नसीब कौन है? अगर आप रेजिडेंट हो, और अगर आप सीनियर सिटीजन हो, 60 इयर्स या उससे ज्यादा के हो, और अगर आप पीजीबीपी इनकम से पैसा नहीं कमाते हो, दूसरे हेड से पैसा कमाते हो। रेजिडेंट 60 इयर्स की एज होनी चाहिए, रेजिडेंट 60 इयर्स की एज और पीजीबीपी इनकम से पैसा नहीं कमा रहे हो, दूसरे हेड से पैसा कमा रहे हो, तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब जिसके ऊपर एप्लीकेबल है उसको कैसे भरना है? उसको क्वार्टरली भरना है, 4 क्वार्टर में। पहला क्वार्टर 15 जून तक आपको टैक्स भरना है। कितना परसेंट? 15% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी आपको 15 जून तक भर देना है। ठीक है, सेकंड क्वार्टर 15 सितंबर तक आपको 45% टैक्स लायबिलिटी भर देना है। ठीक है, थर्ड क्वार्टर में आपको 15 दिसंबर तक आपको 75% भरना है, और 15 मार्च तक जो लास्ट क्वार्टर है उसमें आपको 100% एडवांस टैक्स भर देना होगा, आपका जितना भी टैक्स लायबिलिटी आता है उसका। लेकिन अगर आप 44AD या 44ADA वाले एसएससी हो तो आपको रिलैक्सेशन है। क्या रिलैक्सेशन है? 44AD वालों और एडीए वालों के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि एडवांस टैक्स आपको साल में एक ही बार भरना है, वो भी 15 मार्च को, दैट इज लास्ट क्वार्टर में। लेकिन 44A वाला जो ट्रक वाला एसएससी है उसको याद करो, उसको 4 बार एडवांस टैक्स भरना मैंडेटरी है, जैसे नॉर्मल एसएससी के लिए मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें जो मेरे को बोलना था आपको वो मैंने बोल दिया। एक बार और एक दो चीज वो है वो बता देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, टुवर्ड्स सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब अगर मैं 44AD और एडीए के साथ कुछ और इनकम भी कमाता हूं, सपोज मैं 44AD वाली इनकम भी कमा रहा हूं, एडीए वाली इनकम भी कमा रहा हूं, दूसरी इनकम भी कमा रहा हूं, तो तब भी क्या मुझे वन टाइम एडवांस टैक्स भरने का बेनिफिट मिलेगा? तो आंसर इज यस, मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 44AD और एडीए के साथ कोई और इनकम भी कमाते हो तो भी आपको एक ही बार एडवांस टैक्स भरना है। अगर आपने 31 मार्च तक जो भी टैक्स भरा वो एडवांस टैक्स ट्रीट किया जाएगा, उसका आपको क्रेडिट मिलेगा। 31 मार्च के बाद जो भरोगे उसको मानेंगे हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ठीक है, अब अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा या आपने टैक्स नहीं भरा तो आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा? 3 अलग अलग सेक्शनों में आपको इंटरेस्ट लगने वाला है, वो है 234A, 234B, 234C। अब इन तीनों सेक्शनों के बारे में पहले मैं एक बार बोल देता हूं, और फिर तीनों सेक्शनों के अंदर हम लोग पता लगाएंगे इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे लगेगा, कितने परसेंटेज पे लगेगा और कितने पीरियड के लिए लगेगा। ये तीनों चीजों के बारे में अपने को एक एक करके बात करना है। तो सबसे पहले 234A का इंटरेस्ट क्यों लगता है? 234A का इंटरेस्ट लगने का कारण समझिए। 234A का इंटरेस्ट इसलिए लगता है क्योंकि अगर आप रिटर्न लेट भरते हो, समय पे इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरोगे, या लेट रिटर्न भरोगे, या इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे नहीं, तो 234A लग जाएगा। ठीक है, 234B कब लगेगा? जब आप एडवांस टैक्स नहीं भरते हो, मतलब जब आप एडवांस टैक्स गवर्नमेंट ने बोला और नहीं भरते हो। कितना नहीं भरते हो? जितना भी आपका असेस टैक्स है उसका कम से कम 90% एडवांस टैक्स आपको भरना पड़ेगा। अगर आपने कम से कम 90% एडवांस टैक्स नहीं भरा है तो आपको 234B लग सकता है। ठीक है, मतलब अगर आपने सपोज 100 रुपए का टैक्स आता है आपका, और उसमें से आपने सिर्फ 85% ही भरा है तो आपको एडवांस टैक्स लगेगा। लेकिन अगर 92% भर दिया है तो आप बच जाओगे, आपको एडवांस टैक्स नहीं लगेगा, आपको इंटरेस्ट अंडर 234B नहीं लगेगा, बच जाओगे आप। ठीक है, 234C कब लगता है? 234B और C में बहुत बारीक फर्क है। B कब लगता है? जब देयर इज अ डिफॉल्ट इन पेइंग इनकम टैक्स। आप इनकम टैक्स भरते ही नहीं हो, आप एडवांस टैक्स भरते ही नहीं हो, तो 234B लगता है। 234C कब लगता है? आप भरते हो लेकिन डिले करते हो, आप लेट भरते हो। डिले इन पेइंग एडवांस टैक्स मतलब 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च की जो ड्यू डेट है वो आप नहीं फॉलो कर पा रहे हो, उसमें लेट हो जाता है आपको। तो अगर कुछ दिनों का लेट हो जाता है तो आपको फिर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा 234C के अंदर। ठीक है, तो मैंने तीनों के बारे में आपको बता दिया कि तीनों कब लगते हैं। अब मेरे को तीनों के बारे में आपको एक और चीज बताना है कि कितने परसेंटेज पे लगता है, कितने अमाउंट पे लगता है और कितने पीरियड पे लगता है। ठीक है, कितने समय तक आपको लगता रहेगा। उसके लिए मैं एक अलग से शीट में जाता हूं, क्योंकि क्लास में तो मैंने आपको वो लिखवाया था, अब वो लिखा हुआ चीज मैं नहीं दिखा पा रहा हूं आपको, इसलिए मैं आपको यहां पर प्रोविजन जो डायरेक्टली है वो बता रहा हूं। ठीक है, जरा चेक करना सबसे पहले। तो सबसे पहले 234A के बारे में बात करते हैं। 234A क्यों लगता है मैंने आपको बता दिया। अगर आप रिटर्न लेट भरते हो या रिटर्न भरते ही नहीं हो तो 234A लगेगा। ठीक है, दूसरा सवाल, कितना परसेंटेज लगेगा? 1% पर मंथ और पार्ट दे रहा हूं। अगर एक दिन का भी आपको डिले हो गया, एक दिन का भी डिले हो गया तो आपको 1% पूरे महीने के लिए भरना पड़ेगा। ठीक है, अब पीरियड कितना? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बाद से शुरू होगा, और तब कब तक चलता रहेगा ये पीरियड? जब तक आप आईटीआर भरते नहीं हो। अगर आप भर देते हो तो पीरियड खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप आईटीआर भरते नहीं हो तो फिर ये पीरियड असेसमेंट तक चलता रहेगा। तो ड्यू डेट से शुरू होगा और कब तक चलेगा? आईटीआर भरने तक। अगर आप आईटीआर नहीं भरते हो तो ये असेसमेंट जब तक आपका खत्म नहीं होता है तब तक ये पीरियड चलता रहेगा 234A का। अब अमाउंट कितने अमाउंट पे लगेगा? जो भी आपका इनकम टैक्स असेसमेंट का अमाउंट होता है, असेस्ड अमाउंट, फाइनल असेस्ड अमाउंट, या इनकम टैक्स अगर असेसमेंट नहीं हुआ है तो इनकम टैक्स रिटर्न जो प्रोसेस होगा 143(1) में, वो अमाउंट से आप शुरू करोगे। उसमें से 89, 90, 90 की रिलीफ लेस करोगे, उसमें से 91 की डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस की रिलीफ लेस करोगे, टीडीएस एडवांस टैक्स लेस करोगे, मैट एएमटी क्रेडिट लेस करोगे, और मोर इंपोर्टेंटली एक सबसे बड़ी चीज है
कि अगर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है ना और ड्यू डेट के पहले भरा है ना तो वो भी लेस करोगे, अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स ड्यू डेट के बाद भरा है तो उसको लेस करने का मौका यहां पर आपको नहीं मिलने वाला है। ये आपको अमाउंट मिल गया, परसेंटेज 1%, पीरियड मैंने आपको बता दिया, इस हिसाब से आपको 234A में इंटरेस्ट लगेगा। अब 234B का इंटरेस्ट आपको क्यों लगता है पहले वो समझना जरूरी है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था, मैं भी वापस से बता रहा हूं आपको 234B का इंटरेस्ट क्यों लगता है, क्योंकि आप एडवांस टैक्स भरते ही नहीं हो। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, कम से कम आप 90% ऑफ असेस टैक्स भर दो यार, अगर आप पूरा मत भरो, कम से कम साल खत्म होने तक 90% ऑफ असेस टैक्स भर दोगे तो भी हम आपको छोड़ देंगे। अब असेस टैक्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको वो समझना पड़ेगा। तो असेस टैक्स का भी गवर्नमेंट ने यहां पर डेफिनेशन दिया है। असेस टैक्स मतलब वही जो आपका फाइनल असेसमेंट के हिसाब से जो टैक्स होगा वो, उसमें से रिलीफ निकलेगी सारी की सारी 91 की, 115 JAA मैट क्रेडिट एएमटी क्रेडिट निकलेगा, टीडीएस टीसीएस निकलेगा। अब यहां से आप लेफ्ट हैंड साइड में जैसे एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स निकाल दिया था ना, वो सब मत निकालना, ठीक है। अब ये वो अमाउंट नहीं है जिसपे आप इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हो, ये सिर्फ वो अमाउंट है, पता लगाना है कि 90% ऑफ असेस टैक्स है या नहीं है, वो पता लगाने के लिए अमाउंट है। इंटरेस्ट जिस पे लगेगा ना वो अमाउंट नीचे अगले पेज पे दी गई है, ये चीज दिमाग में रखना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये अमाउंट क्या है, ये सिर्फ ये पता लगाने के लिए क्या आपने 90% से ज्यादा टैक्स भरा है या 90% से कम भरा है, तो कितना टैक्स भरा है वो पता लगाने के लिए अमाउंट निकालना जरूरी है। अब अगर 90% से ज्यादा भरा है तो आपको 234B का इंटरेस्ट नहीं लगने वाला, लेकिन अगर आपने 90% से कम भरा है तो आपको 234B का इंटरेस्ट लगेगा। तो फिर से सवाल उठेगा कि कितना लगेगा, कब से लगेगा, कितने पीरियड के लिए लगेगा। तो कितना लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही है, 1% पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट, और पार्ट ऑफ द मंथ विल बी कंसीडर्ड एज ए कंप्लीट मंथ। अगर पार्ट ऑफ द मंथ अगर आप एक दिन से भी डिले करते हो तो आपको पूरे महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। अब कब से लगेगा, जैसे ही प्रीवियस ईयर खत्म होता है उसके बाद जो 1 अप्रैल आता है, दैट इज 1 अप्रैल ऑफ द एवाई से लगना शुरू हो जाएगा। और कब तक लगता रहेगा ये, जब तक आपका असेसमेंट खत्म नहीं होता है तब तक लगता रहेगा। तो ये कब से शुरू होगा, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। देखो पिछला वाला सेक्शन जो 234A था वो तो बहुत अच्छा था, वो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बाद से शुरू होता था, लेकिन ये ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक वेट नहीं करने वाला है, ये 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और फिर आपके असेसमेंट खत्म होने तक ये लगता रहेगा लगता रहेगा लगता रहेगा, ठीक है। अब सवाल ये उठ रहा है कितने पे लगेगा, तो वही जो भी आपका असेस्ड अमाउंट है उसमें से सारी 89, 90, 98 की रिलीफ निकालिए, मैट क्रेडिट एएमटी क्रेडिट, उसके बाद एडवांस टैक्स और टीडीएस निकालिए। यहां से आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स मत निकालना, भले समय के पहले भी भरा है तो भी नहीं निकाल सकते हो, या लेफ्ट हैंड साइड से आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स को लेस करने का आपके पास मौका है, बट यहां 234B में आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं निकालोगे, ठीक है। तो ये वाला अमाउंट क्या था, ये वाला अमाउंट सिर्फ पता लगाने के लिए था कि 90% ऑफ असेस टैक्स होता है कि नहीं होता है, और ये वाला अमाउंट क्या है, ये वाला अमाउंट पे एक्चुअली आपको इंटरेस्ट लगने वाला है अब अगर आपने 90% ऑफ द असेस टैक्स नहीं भरा है तो, ठीक है। अब तीसरे सेक्शन की तरफ आते हैं, दैट इज 234C। ये कब लगता है, जब आप डिले करते हो, 15 जून, 15 सितंबर, 15 मार्च, 15 दिसंबर वाली ड्यू डेट फॉलो नहीं करते हो, लेट हो जाता है, तो आपको एडवांस टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। अब कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, कितने अमाउंट पे भरना पड़ेगा, उन सब पे बात करता हूं मैं, ठीक है। अब अगर आपने 15 जून तक अगर 12% भी टैक्स भर दिया है ना ऑफ टैक्स तो भी चल जाएगा, 12% भी भर दिया ना तो चल जाएगा, लेकिन अगर 12% से 1% या 1.1% भी कम भराना तो आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। 15 सितंबर तक आपको गवर्नमेंट ने 36% का ब्रैकेट दिया है, फिर 15 जून तक आप 15 दिसंबर तक गवर्नमेंट वाला 75% आपको टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम भर देना होगा, और फिर बाद में 15 मार्च तक आपको 100% टैक्स भरना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। तो पहले जून तक 12% है, फिर सितंबर में 36% है, फिर 75% है, और फिर बाद में 100% है, ठीक है। अब ये मत पूछते बैठना ये रिवीजन वीडियो चल रहा है, सर यहाँ 12 क्यों है, यहाँ 36 क्यों है, सर यहाँ 15 और यहाँ पर 45, 15 और 45% क्यों नहीं है, ठीक है। सबका लॉजिक मैंने आपको क्लास में बताया था। अब मैं ये सब चीज रिवीजन वीडियो में रिवील नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये सारा चीज फिर बहुत ज्यादा लंबा खींच लेगा। अब 15% जो 12% है, जो 36% है, 75%, 100% किसका लेने का, टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम का। अब वो कैसे आएगा, नथिंग बट यहां पर आप शुरुआत किससे करोगे मालूम, टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम। आईटीआर में जितनी इनकम दिखाया ना उससे, पिछले दोनों सेक्शन में आप आईटीआर की इनकम से शुरू नहीं करते हो, आप असेस्ड इनकम से शुरू करते हो। यहां पर आईटीआर की इनकम से शुरू करोगे, सारी रिलीफ निकालोगे, मैट क्रेडिट एएमटी क्रेडिट, बस टीडीएस टीसीएस, यहां से एडवांस टैक्स भी लेस नहीं होगा, यहां पर आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी लेस नहीं होगा, और आपको टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम आ जाएगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट कितना लगेगा, इंटरेस्ट पहले क्वार्टर का 1% 3 महीने के लिए, दूसरे क्वार्टर का 1% 3 महीने के लिए, तीसरे क्वार्टर का 1% 3 महीने के लिए, डायरेक्टली 3 महीने का इंटरेस्ट लगता है, और चौथे क्वार्टर में 1% सिर्फ 1 महीने के लिए लगता है, चौथे क्वार्टर में 3 महीने का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। और इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे लगेगा, जितना भी आपका टैक्स आता है, टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम, मतलब यहां जो अमाउंट आएगा उसका 15% ले लो, उसमें से आप देखो आपने कितना भर दिया है वो लेस कर दो, जो भी भर दिया है वो लेस कर दो, और लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे आपको 1% फॉर 3 मंथ्स देना पड़ेगा, ठीक है। उस तरीके से आपका कैलकुलेशन होगा। प्लस यहां पर राउंडिंग ऑफ भी करना पड़ता है, राउंडिंग ऑफ क्या करना पड़ता है, प्रीवियस 100 रुपीज पे राउंड ऑफ करना पड़ता है। सपोज 17,130 रुपीज है तो आपको उसको 17,100 लेना पड़ेगा, प्रीवियस 100 रुपीज पे राउंड ऑफ करना पड़ता है, जिसपे आप इंटरेस्ट लगाओगे उस अमाउंट को, नहीं तो आपका आंसर थोड़ा सा मतलब अलग हो जाएगा एज कंपेयर टू व्हाट आईसीआईएस गिवन द आंसर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट 234A, 234B एंड 234C इज ऑल अबाउट। ये आपको मैंने क्लास में लिखवाया भी था, अगर आपको पता है तो, ठीक है। नाउ अब कुछ बातें करते हैं आगे, कुछ स्पेशल छोटे छोटे प्रोविजन है उस पर एक एक करके बात करते हैं। सेक्शन 234C फर्स्ट प्रोवाइड हुआ 234C में, और बोलता है कुछ लोगों को 234C नहीं लगेगा। अब वो कुछ खुश नसीब लोग कौन है, सबसे पहले अगर कोई एसएससी अगर कैपिटल गेन्स कमा रहा है तो उस पर 234C नहीं लगेगा। अगर कोई एसएससी विनिंग फ्रॉम लॉटरी कमा रहा है, क्रॉसवर्ड पजल ये सब हॉर्स रेस से पैसा कमा रहा है, 234C नहीं लगेगा। अगर कोई एसएससी पीजीबीपी का पहला साल है तो 234C नहीं लगेगा। और अगर एसएससी कोई डिविडेंड इनकम कमा रहा है, पहले 115 बीबीडीए वाला डिविडेंड था, अब सारे डिविडेंड है सिर्फ 222E को छोड़कर, 222E को छोड़कर बाकी कोई भी डिविडेंड कमा रहा है 234C नहीं लगेगा। ये चार इनकम अगर एसएससी इन चारों में से कोई भी इनकम कमा रहा है 234C नहीं लगेगा उसको, प्रोवाइडेड
जिस महीने में भी इसने ये इनकम कमाया उसके अगले क्वार्टर का जो भी ड्यू डेट आएगा तब तक उसको सारा का सारा टैक्स भर देना चाहिए। सपोज इसने अगर सपोज ये नवंबर में कमाया तो इसको 15 दिसंबर तक जो भी टैक्स है वो पूरा भर देना चाहिए। अगर वो भर देता है तो उसको सितंबर और जून क्वार्टर वाला इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वो बच जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर प्रोविजन हैज टू से। नाउ 234A 234B और 234C का जो इंटरेस्ट है, क्या इससे हम बच सकते हैं? क्या इससे हमको कोई बचा सकता है? द आंसर इज यस। इससे दो अथॉरिटी आपको बचा सकती है, एक का नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और दूसरे का नाम है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। रिटर्न भरने के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स भी भर देना पड़ेगा। टैक्स अगर भर देते हो और इनकम टैक्स रिटर्न भर देते हो, आरओआई भर दिया, पूरा टैक्स भर दिया, तो वो लोग आपका इंटरेस्ट वेव कर सकते हैं इन 4 सर्कमस्टेंस। बस ये 4 सर्कमस्टेंस में वेव कर सकते हैं, 5वां सर्कमस्टेंस यहां पर नहीं दिया गया है। अब ये 4 सर्कमस्टेंस क्या है कि अगर आपके ऊपर सर्च एंड सीजर हो गया था 132 के अंदर और उसकी वजह से आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा सीज हो चुकी है, उसकी वजह से आप आरओआई नहीं भर पाए, तो आपका 234A वेव हो जाएगा, चेक करो। या अगर आपको कोई अनएंटिसिपेटेड इनकम, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, वो इनकम आ गई, गवर्नमेंट से सब्सिडी आ गई अचानक से, उसके वजह से आपको अभी एडवांस टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, तो आपका 234C क्या हो जाएगा? वेव कर देगी गवर्नमेंट। ठीक है, या सेंट्रल या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कोई जजमेंट आ गया, या गवर्नमेंट ने कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लेकर आ गया, उसके वजह से आपको टैक्स आ रहा है, उसके वजह से आपको इंटरेस्ट लग रहा है, तो आपका गवर्नमेंट 234B और 234C वेव कर सकती है। या अगर आप किसी अनअवॉइडेबल रीजन के से आपकी डेथ हो गई या आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, उस अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से अगर आप आईटीआर नहीं भर पाए, तो आपका 234A वेव हो जाएगा। तो ये चीज दिमाग में रखना, ये 4 सर्कमस्टेंस में आपका 234A B C का इंटरेस्ट वेव होने वाला है। वो भी कौन वेव करेगा? मैंने अथॉरिटी बता दिया, उसके लिए भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा और आईटीआर भरना पड़ेगा, तभी जाकर वेव होने वाला है, नहीं तो वेव नहीं होने वाला है। नाउ 234D क्या है? इंटरेस्ट ऑन एक्सेस रिफंड। मान लो कि आपका पहले इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो गया 143(1) में, आपका रिटर्न प्रोसेस हो गया, रिटर्न प्रोसेस होने के बाद आपको रिफंड आ गया। रिफंड आने के बाद में आपने रिफंड के साथ इंटरेस्ट भी एंजॉय कर लिया, 1 लाख का रिफंड आ गया, 3,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया, तो आपके अकाउंट में 1,03,000 रुपए आ गए। अब आगे जाकर आपका असेसमेंट होता है और असेसमेंट में पता चलता है आपको रिफंड विफंड कुछ नहीं आता, आपको इनफैक्ट पेएबल आता है, आपको 5 लाख रुपया पेएबल आता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? ये रिफंड तो लौटाना ही पड़ेगा, साथ साथ में वो इंटरेस्ट भी लौटाना पड़ेगा, और रिफंड और इंटरेस्ट दोनों पे आपको 0.5% पर मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चेक करो। तो गलत रिफंड लोगे, गलत इंटरेस्ट लोगे, तो रिफंड और इंटरेस्ट लौटाना पड़ेगा, और रिफंड और इंटरेस्ट दोनों पे आपको 0.5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर प्रोविजन हैज टू टेल अबाउट। चेक कर लो बराबर से, ठीक है? इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन रिफंड। आपको जो गवर्नमेंट से रिफंड मिलता है, क्या उस पर इंटरेस्ट मिलता है? तो आंसर इज यस। कितना इंटरेस्ट मिलता है? 0.5% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अब वो इंटरेस्ट कहां से शुरू होता है? अब पहले सुन लो, अगर आपको वो रिफंड टीडीएस या एडवांस टैक्स से मिल रहा है और अगर आपने रिटर्न समय पे भरा, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर वो रिफंड आपको टीडीएस या एडवांस टैक्स के में से मिल रहा है और वो रिफंड अगर आपको चाहिए, सुनो बराबर से, अगर आपको वो रिफंड टीडीएस एडवांस टैक्स से मिल रहा है, साथ साथ में अगर आपने आईटीआर समय पे भरा है, तो रिफंड का पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से आपको इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वो इंटरेस्ट रिफंड और वो जो रिफंड है वो आपको टीडीएस एडवांस टैक्स नहीं बल्कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स से मिल रहा है, तो फिर उस केस में आपको रिफंड मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑन विच यू फर्निश द रिटर्न एंड नॉट फ्रॉम 1 अप्रैल। और उसमें भी एक कैटेगरी है कि अगर आपका जो रिफंड पेएबल है, रिफंड जो है, अगर वो इट इज लेस देन 10% ऑफ द टैक्स पेएबल, अगर आपका टैक्स पेएबल 1 करोड़ है और रिफंड आपका से 7 लाख है, विच इज लेस देन 10% ऑफ द टैक्स पेएबल, इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट अंडर द इनकम टैक्स लॉ। चेक कर लो यहां पर, ठीक है? चेक कर लो, दिस इज व्हाट दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट। ये है ये टॉपिक, ठीक है? एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स अ बिग टॉपिक एंड दैट इज कैपिटल गेन्स। सबसे पहले कैपिटल गेन्स में अपने को देखना पड़ेगा उसका चार्जिंग सेक्शन, और चार्जिंग सेक्शन 2 किस्म के होते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी। एक जनरल चार्ज, एक स्पेशल चार्ज। तो इस टॉपिक में हम लोग जनरल चार्ज के बारे में बात करेंगे, फिर अगले टॉपिक में हम लोग स्पेशल चार्जिंग सेक्शंस के बारे में भी बात करना शुरू कर लेंगे, ठीक है? सबसे पहले जनरल चार्ज सेक्शन 45(1) क्या बोलता है? कैपिटल गेन्स में अगर आपको आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट्स एंड गेन्स कमाना पड़ेगा। क्या करके कमाना पड़ेगा? कैपिटल असेट को ट्रांसफर करके प्रॉफिट्स एंड गेन्स कमाना पड़ेगा, और जो भी प्रॉफिट्स एंड गेन्स होगा वो चार्जेबल होगा इन द प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। जिस साल में ट्रांसफर हो रहा है उसी साल में आपको टैक्स लगने वाला है, ठीक है? अगर ट्रांसफर इस साल हो रहा है तो टैक्स इसी साल में लगेगा एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। अभी इन सारे शब्दों का एक एक करके हमको इंटरप्रिटेशन करना है। जैसे सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कैपिटल असेट? कैपिटल असेट का डेफिनेशन क्या है? कैपिटल असेट का डेफिनेशन इज गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज 14 एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कैपिटल असेट मींस समथिंग एंड देन कैपिटल असेट एक्सक्लूड समथिंग। सर व्हाट डज कैपिटल असेट मींस? सबसे पहला पॉइंट, कैपिटल असेट मींस में 3 पॉइंट है, उसमें जो तीसरा पॉइंट है वो फाइनेंस एक्ट 2021 का अमेंडमेंट है, उसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आज ही बात करूंगा इसी रिवीजन वीडियो के अंदर। तो मैं फिलहाल पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 3 के बारे में फिलहाल अभी बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद में उसको उठाने वाला हूं। पॉइंट नंबर 1, कैपिटल असेट मींस व्हाट? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by an assessee whether or not connected to business and profession। किसी भी किस्म का प्रॉपर्टी अगर असेसी के पास है, फिर वो
बिजनेस से रिलेटेड हो, प्रोफेशन से रिलेटेड हो, वो पर्सनल असेट हो, कैसा भी असेट हो, वो कैपिटल असेट है एज पर क्लॉज नंबर ए। क्लॉज नंबर बी के हिसाब से क्या है, अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जिसको सेबी ने अप्रूवल दिया है और वो अगर इंडिया की किसी भी सिक्योरिटीज को होल्ड करता है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को होल्ड करता है, तो उसको हमेशा कैपिटल असेट ही माना जाएगा। अगर वो अपना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर इंडिया की किसी सिक्योरिटीज को होल्ड करके बेचता है तो उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं माना जाएगा, वो हमेशा और हमेशा और हमेशा हमेशा कैपिटल असेट माना जाएगा, ताकि गवर्नमेंट उसको बेनिफिट दे सके और इंडिया के अंदर वो लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते रहे। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट इसमें मैं बात करूंगा थोड़ी देर बाद, जस्ट गिव मी सम टाइम, बिकॉज़ वो एक बहुत ही ज्यादा और बड़ा और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और फाइनेंस एक्ट 2021, इसी रिवीजन वीडियो के अंदर हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल दो ही पॉइंट है कैपिटल असेट के डेफिनेशन में। कैपिटल असेट मींस समथिंग दैट इज कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी। सेकंड इज कैपिटल असेट विल ऑलवेज इंक्लूड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब एक्सक्लूजन में क्या आता है, सबसे पहले स्टॉक इन ट्रेड को गवर्नमेंट ने बाहर निकाल दिया, क्यों? क्योंकि उस पर तो पीजीबीपी इनकम लगने वाला है। ठीक है, सेकंड पर्सनल मूवेबल इफेक्ट को बाहर निकाल दिया। अगर कोई एसेट पर्सनल है और साथ में मूवेबल है, पर्सनल भी होना जरूरी है, मूवेबल भी होना जरूरी है। अगर पर्सनल और मूवेबल है तो वो कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से बाहर है। लेकिन कुछ पर्सनल मूवेबल एसेट्स को गवर्नमेंट ने कैपिटल एसेट के डेफिनेशन के अंदर रखा है, जैसे नीचे आप देख सकते हो, ज्वेलरी विल बी ए कैपिटल एसेट, भले वो पर्सनल मूवेबल है तो भी वो कैपिटल एसेट है। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये सारे एसेट्स पर्सनल मूवेबल है तो भी आपको इसको क्या मानना पड़ेगा, कैपिटल एसेट मान के इस पे टैक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड रूरल एग्रीकल्चरल लैंड अगर इंडिया में है, लैंड रूरल भी होना चाहिए, लैंड एग्रीकल्चर भी होना चाहिए, लैंड इंडिया के अंदर भी होना चाहिए। ठीक है, तो सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एरिया जिसका पॉपुलेशन 10,000 से कम हो या 10,000 तक हो। अगर एज पर द लास्ट सेंसस 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर किसी एरिया का पॉपुलेशन 10,000 तक है तो वो रूरल एरिया माना जाएगा और उसमें अगर कोई लैंड है तो उस पर कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा अगर आप बेचोगे तो। अब अगर उस एरिया को लगकर अगर 2 किलोमीटर तक की लैंड है तो वो भी कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, सॉरी वो कैपिटल एसेट माना जाएगा। सुन लो, अगर इस एरिया का पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, अगर 10,000 से कम है तो फिर तो छोड़ दो, वो तो कैपिटल एसेट माना नहीं जाएगा अगर उसके अंदर कोई लैंड सिचुएटेड है, आप बेच रहे हो। लेकिन रूरल होना चाहिए, एग्रीकल्चर होना चाहिए और इंडिया में भी होना चाहिए। लेकिन अगर उसका पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा और 1 लाख तक है तो वो एरिया तो अर्बन बन जाएगा, उसको लगकर 2 किलोमीटर की लैंड भी अर्बन बन जाएगी। उस एरिया का पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है और 10 लाख तक है तो वो एरिया तो अर्बन बन जाएगा और उसको लगकर 6 किलोमीटर तक की लैंड भी अर्बन बन जाएगी बेचारी। और अगर वो एरिया का पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो वो तो अर्बन बनी जाएगा और उसको लगकर 8 किलोमीटर तक की लैंड भी क्या बन जाएगी, अर्बन बन जाएगी। ये चीज दिमाग में रखना। ठीक है, नेक्स्ट और क्या क्या कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से गवर्नमेंट ने बाहर कर दिया है। कुछ गवर्नमेंट ने गोल्ड डिपॉजिट्स को बाहर कर दिया है, गोल्ड डिपॉजिट्स और सर्टेन डिपॉजिट सर्टिफिकेट अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, प्लस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो भी सेक्शन 1015 के अंदर गवर्नमेंट ने एग्जाम कर दिया। यहां पर चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या सिल्वर यूटेंसिल्स क्या कैपिटल एसेट माने जाएंगे? तो कोर्ट ने बोल दिया नो, सिल्वर यूटेंसिल्स आर फॉर पर्सनल पर्पस, और अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए तो फिर वो 1 किलो 2 किलो 50 किलो कितना भी हो वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, उस पर कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। ठीक है, क्या गोल्ड यूटेंसिल्स अगर आप खाने के लिए यूज करते हो तो क्या वो कैपिटल एसेट माना जाएगा? गोल्ड यूटेंसिल्स अगर आप खाने वाने के लिए यूज कर सकते हो तो वो कैपिटल एसेट माना जाएगा। सिल्वर यूटेंसिल्स घर में खाना यूज करना वो ट्रेडिशन होता है अपने इंडिया के अंदर, लेकिन गोल्ड यूटेंसिल में खाना खाना इंडिया में अंदर ट्रेडिशन नहीं है। ठीक है, और उसके कोई हेल्थ बेनिफिट्स भी नहीं है। नेक्स्ट, अगर किसी मंदिर के पुजारी के पास, फॉर एग्जाम्पल एक मंदिर के पुजारी थे हेमंत राणा सिंह जी, बहुत ही बड़े पुजारी थे वो, उनके बाद वो खानदानी अमीर थे यार, वो उनको कहीं वेल्थ ऐसा मिला नहीं था, वो खानदानी अमीर थे। उनके पास बहुत सारी ना भगवान की मूर्तियां थी, छोटी छोटी सोने की, बहुत सारे सिल्वर बार जिसपे भगवान की मूर्तियां बनी थी, इंप्रेशन बना था, वो उन्होंने बेच दिया। तो क्या उस पर कैपिटल गेन्स लगेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था आंसर इज यस, लगेगा। ठीक है, वो भगवान की मूर्तियां जो एक्सेट्रा है वो बनाकर आप कैपिटल गेन्स एस्केप नहीं कर सकते, उस पर कैपिटल गेन्स लगेगा, मतलब लग कर रहेगा, कोई नहीं बचा सकता आपको। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पर लिखा है कि कैपिटल गेन्स चार्ज करने के लिए यहां पर आपको प्रॉफिट्स एंड गेन्स होना चाहिए। तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स कैसा होना चाहिए? प्रॉफिट्स एंड गेन्स अगर 45(1) में चार्ज करना है तो रियल प्रॉफिट होना जरूरी है, नोशनल प्रॉफिट नहीं चलेगा। अगर गवर्नमेंट को नोशनल प्रॉफिट पे टैक्स लगाना है, रियल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सेल कंसिडरेशन जो है वो आपका एक्चुअल होना चाहिए। अगर सेल कंसिडरेशन एक्चुअल है तो आपका प्रॉफिट रियल है, और अगर सेल कंसिडरेशन आपका एक्चुअल नहीं है, फिक्शनल है, तो आपका प्रॉफिट फिक्शनल हो जाएगा। देयरफॉर अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट पे चार्ज करना है तो ही आप 45(1) में आओ। अगर आपको फिक्शनल प्रॉफिट चार्ज करना है तो आपको अलग से सेक्शन बनाना पड़ेगा, चार्जिंग सेक्शन, स्पेशल चार्जिंग सेक्शन बनाओ और आप फिक्शनल प्रॉफिट को भी चार्ज कर सकते हो। यहां पर आप फिक्शनल प्रॉफिट चार्ज नहीं कर सकते हो, यहां पर सिर्फ एक्चुअल प्रॉफिट चार्ज होगा। ठीक है, नाउ जैसे कैपिटल एसेट का डेफिनेशन अभी अपन ने देखा, वैसे अपने को ट्रांसफर का डेफिनेशन भी देखना पड़ेगा। ट्रांसफर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47। इसमें क्या बोला गया? ट्रांसफर इंक्लूड सेल, ट्रांसफर में सेल आएगा, एक्सचेंज आएगा, एक्सटिंग्विशमेंट आएगा, रेलिंग्विशमेंट आएगा, कंपलसरी एक्विजिशन आएगा, और अगर कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, अगर आप कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देते हो तो वो भी ट्रांसफर माना जाता है गवर्नमेंट की नजर में। प्लस अगर आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हो और अगर आप अपना घर बेचते हो किसी और को, तो एक्चुअल ओनर कौन है? एक्चुअल ओनर देखा जाए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, पेपर के ऊपर ओनर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लेकिन उस केस में भी अगर एक बंदा दूसरे बंदे को अपना घर का राइट्स एंजॉयमेंट के लिए ट्रांसफर करता है तो वो भी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट माना जाएगा। और इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो तो उस केस में द डेट ऑफ पोजेशन विल बी कंसीडर्ड एज डेट ऑफ ट्रांसफर। उसी हिसाब से पता लगाया जाएगा कि डेट ऑफ ट्रांसफर कौन सा है, डेट ऑफ परचेज कौन सा है, इंडेक्सेशन कौन से साल का मिलने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एसेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, वो सब कुछ डेट ऑफ पोजेशन के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। ये सारी चीजें यहां पर सेक्शन 247 के अंदर लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट,
अगर मेरे पास एक कंपनी के शेयर्स है और बदले में मैं दूसरी कंपनी के शेयर्स एक्सचेंज में लेता हूं, सपोज मेरे पास एक कंपनी के शेयर्स है, मैंने तेरे को बोला कि तू मेरी ये कंपनी के शेयर्स ले ले, बदले में तू मेरे को वो कंपनी के शेयर्स दे दे, तो क्या मुझे कैपिटल गेन्स लगेगा? लगेगा, बिकॉज ट्रांसफर इंक्लूड्स एक्सचेंज। मैंने शेयर्स दिया, बदले में दूसरी कंपनी के शेयर्स लिया, मुझे जो भी गेन होगा शेयर दे के लेने में, जो भी डिफरेंशियल अमाउंट एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है, उतने में मुझे कैपिटल गेन्स लगकर रहेगा, मतलब लगकर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर सपोज मैंने 2005 में एक लैंड खरीदी और फिर 2019 या 2020 में उस पर बिल्डिंग बनाई और फिर 2021 में मैंने उसको सेल कर दिया, तो अगर मैंने पूरा स्ट्रक्चर बेच दिया, जमीन और बिल्डिंग दोनों, तो ये क्या लॉन्ग टर्म माना जाएगा, शॉर्ट टर्म माना जाएगा, या मुझे सेग्रीगेशन करना पड़ेगा? तो यहां पर कोर्ट ने बोला आपको सेग्रीगेशन करना पड़ेगा, क्योंकि लैंड जो है वो लॉन्ग टर्म है और बिल्डिंग जो है वो शॉर्ट टर्म है, क्योंकि बिल्डिंग आपने पिछले साल ही बनाई है और इस साल बेच दी, और लैंड आपने 15 साल पहले खरीदी थी। देयरफॉर यू हैव टू सेग्रीगेट द एंटायर सेल कंसीडरेशन इनटू लैंड एंड बिल्डिंग एंड यू हैव टू कंप्यूट टू कैपिटल गेन्स। लैंड वाला कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा और जो बिल्डिंग वाला कैपिटल गेन्स है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ कैपिटल गेन्स का कंप्यूटेशन कैसे होता है? ये तो चार्जिंग सेक्शन की बात हो गई, मैंने चार्जिंग सेक्शन के बारे में बता दिया आपको। 45(1) के अंदर कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, गेन रियल होना चाहिए, फ्रिक्शनल गेन अगर चार्ज करना है तो अलग से चार्जिंग सेक्शन बनाओ। लेकिन एक बार आपको पता चल जाएगा कि आपको ऊपर कैपिटल गेन्स लगने वाला है, तो आपको कैपिटल गेन्स कंप्यूट भी तो करना पड़ेगा। तो कंप्यूटेशन के लिए इनकम टैक्स में दो सेक्शन है, एक सेक्शन 48, एक सेक्शन 50। सेक्शन 48 क्या बता रहा हूं, अदर देन ब्लॉक। अदर देन ब्लॉक वाले एसेट सेक्शन 48 में कंप्यूटेशन होंगे, और जो ब्लॉक ऑफ एसेट होता है ना, जो पीजीबीपी में आपने पढ़ा था, डेप्रिशिएबल एसेट, उसको बेचोगे तो आपको सेक्शन 50 के अंदर चार्जेबल होगा। तो सेक्शन 50 पे अभी हम लोग बात नहीं कर रहे, उसकी हम लोग बाद में बहुत आगे जाकर करने वाले। अभी हम लोग सिर्फ सेक्शन 48 के हिसाब से बात करेंगे। तो सेक्शन 48 इसलिए ऊपर देख सकते हो, सेक्शन 48 कैपिटल गेन्स, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, ब्रैकेट में क्या लिखा है, अदर देन ब्लॉक। और यहां पर भी कुछ फाइनेंस एक्ट 2021 का अमेंडमेंट है, थोड़ी देर रुक जाना, मैं उस अमेंडमेंट के बारे में थोड़ी देर बाद बोलने वाला हूं, क्योंकि ये सारे अमेंडमेंट्स आगे के प्रोविजन से लिंक्ड है। इस अभी मैं बोल भी दूंगा तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, थोड़ी देर रुक जाओ, इसी रिवीजन वीडियो के अंदर वो मैं लिंक करके उसको खत्म कर दूंगा। तो कंप्यूटेशन कैसे होगा, बहुत सिंपल है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, जो भी आप ट्रांसफर एक्सपेंस कर रहे हो लेस करो। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब एक और चीज निकालना पड़ेगा, वो क्या चीज है, वो बहुत स्पेसिफिक केस में आएगी, हर केस में नहीं आने वाली, वो क्या है थोड़ी देर बाद देख लेंगे। ये सब करने के बाद आपको गेन आ जाएगा। ठीक है, अब जो गेन आएगा वो क्या होगा, वो गेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नाउ ये है आपका सेक्शन 48। अब इस सेक्शन 48 के नीचे बहुत सारे प्रोविजंस लगे हुए हैं। उसमें फर्स्ट प्रोवाइजो है, सेकंड प्रोवाइजो है, थर्ड प्रोवाइजो है, फोर्थ प्रोवाइजो है, फिफ्थ प्रोवाइजो है, सिक्स प्रोवाइजो, सेवंथ प्रोवाइजो, बहुत सारे प्रोवाइजोस लगे हुए हैं। इनमें से कुछ प्रोवाइजोस पे मैं अभी बात कर रहा हूं। जैसे सेकंड प्रोवाइजो क्या बोलता है मालूम, कि आपको अगर लॉन्ग टर्म असेट है तो आपको इंडेक्सेशन लेना है। ठीक है, सेकंड प्रोवाइजो। फर्स्ट प्रोवाइजो क्या बोलता है थोड़ी देर बाद बोलता हूं, बट सेकंड प्रोवाइजो पहले दिमाग में रखना। सेकंड प्रोवाइजो टू 48 टॉक्स अबाउट इंडेक्सेशन। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म असेट है तो आपको इंडेक्सेशन लेना होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का भी इंडेक्सेशन मिलेगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का भी इंडेक्सेशन मिलेगा। ठीक है, करंट ईयर का इंडेक्सेशन कितना है सर, 21-22 का। 21-22 का इंडेक्सेशन आपका है 317, और आप इंडेक्सेशन कौन से ईयर से लेते हो, 2001 2002 आपका पहला साल माना जाएगा। उसके पहले खरीदा है तो बात अलग है, उसके बाद खरीदा है तो फिर 2001 2002 आपका पहला साल माना जाएगा। ठीक है, उसके पहले खरीदा है तो फिर आपको 1/4/2001 की एफएमवी लेनी पड़ती है, एक्सेट्रा। वो सब चीजों पे आगे जाके मैं बात करता हूं। नाउ लिसन केयरफुली। क्या इंडेक्सेशन हर चीज पे मिलता है? हर चीज पे मिलता है, एक्सेप्ट कुछ चीजें, जैसे बॉन्ड्स पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, डिबेंचर्स पे इंडेक्सेशन गवर्नमेंट नहीं देती है। बॉन्ड्स पे इंडेक्सेशन नॉट अवेलेबल, डिबेंचर्स पे भी इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल, नॉट गिवन बाय द डिपार्टमेंट। ठीक है, अब लेकिन दो किस्म के बॉन्ड्स है जिसपे गवर्नमेंट इंडेक्सेशन देती है। एक है कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स, उस पे गवर्नमेंट इंडेक्सेशन देती है। एक है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, उस पे भी गवर्नमेंट इंडेक्सेशन देती है। ये दो बॉन्ड का नाम याद रखना, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये दो बॉन्ड्स है जिसपे गवर्नमेंट इंडेक्सेशन देती है। बॉन्ड होने के बावजूद भी आपको इंडेक्सेशन मिलेगा इस पर। ठीक है, नेक्स्ट चीज, क्या एसटीटी का डिडक्शन आपको कैपिटल गेन्स में मिलता है? नहीं मिलता है। मैंने आपको पीजीबीपी पढ़ाते समय भी बोला था 36(1)15 में, एसटीटी का डिडक्शन आपको कैपिटल गेन्स में नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने शेयर्स बेचते समय एसटीटी भरा है या शेयर्स खरीदते समय एसटीटी भरा है, तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। शेयर्स बेचते समय आप उसको सेल कंसीडरेशन से लेस मत करना, शेयर्स खरीदते समय आप उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड मत करना, क्योंकि एसटीटी का डिडक्शन आपको कैपिटल गेन्स में नहीं मिलता है। हाँ, अगर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम है तो उसमें 36(1)15 में आपको एसटीटी का डिडक्शन मिल जाएगा, कैपिटल गेन्स में नहीं मिल रहा। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं towards the first proviso. Now coming to the most important proviso. First proviso क्या बोलता है? ये first proviso पूरा का पूरा नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, देसी लोगों के लिए नहीं, ये सिर्फ नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी। अब इसके क्राइटेरिया सुन लो। अगर आप नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी हो और अगर आप इंडियन कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स खरीदते हो, फॉरेन करेंसी में खरीदते हो, नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी बाइंग शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदना आपको, इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स और डिबेंचर्स खरीदना, इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स और डिबेंचर्स खरीदोगे तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स डिबेंचर्स नहीं, आरबीआई के बॉन्ड्स डिबेंचर्स नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड डिबेंचर्स नहीं। हाँ, गवर्नमेंट कंपनी के बॉन्ड डिबेंचर्स खरीदोगे तो चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी भी एक किस्म की इंडियन कंपनी है, कंपनी के खरीदना है, गवर्नमेंट के और आरबीआई के और दूसरी अथॉरिटीज के नहीं खरीदना है। अगर आप इनको फॉरेन करेंसी में खरीदते हो तो आपको कैलकुलेशन उस तरीके से करना पड़ेगा जैसे यहां पर बोला गया है इस सेक्शन के अंदर। और इस सेक्शन में क्या बोला गया है, इन लोगों को इनका कैलकुलेशन फर्स्ट प्रोविजो के हिसाब से करना पड़ेगा। फर्स्ट प्रोविजो कहां लेकर जाता है पता है? रूल 115A की तरफ। और रूल 115A क्या बोलता है कि आपको सेल कंसीडरेशन और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, जो आपका सेल कंसीडरेशन और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है, वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज से डॉलर में एज पर द एवरेज ऑफ टीटीबीआर एंड टीटीएसआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो सुन लो अच्छे से, सेल कंसीडरेशन और एक्सपेंस ट्रांसफर के लिए दोनों के लिए सेम रेट है। एवरेज रेट ऑफ टीटीबीआर टीटीएसआर डिवाइड बाय 2 इनटू द डेट ऑफ ट्रांसफर पे जो रेट होगा उसका एवरेज ले लो। ठीक है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को उसके लिए भी एवरेज लो ऑन द डेट ऑफ परचेज नाउ।
और उसके बाद जो डॉलर आएगा उसको वापस से रिकन्वर्ट करो, किसमें वापस से रिकन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपीज में। पहले रुपीज से डॉलर में कन्वर्ट करो, डॉलर मैं अज्यूम कर रहा हूं फॉरेन करेंसी, डॉलर फॉरेन करेंसी कुछ भी हो सकती है, पर अजम्पशन ले लेते चलो फॉरेन करेंसी अगर डॉलर है तो पहले रुपीज से डॉलर में कन्वर्ट करो। रुपीज से डॉलर में सेल कंसिडरेशन और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर को कैसे कन्वर्ट करोगे, आप एवरेज ले लोगे ऑफ टीटीबीआर टीटीएसआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ये मत भूलना किस डेट का लेना है। फिर एक बार वो हो गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी एवरेज ले लोगे ऑन द डेट ऑफ परचेज नाउ, ये डेट अलग है ऊपर वाली डेट से। एक बार डॉलर आ गया उसको वापस से रुपीज में कन्वर्ट करोगे, अब एवरेज नहीं लोगे, अब सिर्फ टीटीबीआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, टीटीबीआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ये करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उस पर आपको टैक्स भरना है, ठीक है ना। ये किसके लिए एप्लीकेबल है मैंने आपको पहले बता दिया, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये सिर्फ नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी जो इंडियन कंपनी के शेयर डिबेंचर्स बॉन्ड्स खरीदते हैं, फॉरेन करेंसी में खरीदते हैं, ठीक है। हाँ, ये एज पर फर्स्ट प्रोवाइजो यहां पर दिया गया है। ये फर्स्ट प्रोवाइजो अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है तो आपके लिए मैंडेटरी है, आपको फर्स्ट प्रोवाइजो के हिसाब से कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, और अगर फर्स्ट प्रोवाइजो के हिसाब से कंप्यूटेशन करोगे तो सेकंड प्रोवाइजो नहीं मिलेगा। मतलब जो इस प्रोवाइजो में आएंगे उनको सेकंड प्रोवाइजो नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रोवाइजो में आने वालों के लिए इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल, उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहां पर नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये कुछ चीजें यहां पर दी गई है, क्या इक्विटी शेयर्स एक्सेट्रा पे ये एप्लीकेबल है, इन सब पे मैं आगे जाकर बात करूंगा। डोंट वरी, सेक्शन 112A जब उठाऊंगा तब मैं उसमें बात कर लूंगा कि इक्विटी शेयर्स ये सब पे एप्लीकेबल है कि नहीं। अब ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बता दिया कि जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, सॉवरेन बॉन्ड बॉन्ड्स एक्सेट्रा ये सब पे इंडेक्सेशन मिलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें यहां पर लिखी गई है, ठीक है। नाउ कमिंग टू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बीसी श्रीनिवासा शेट्टी वर्सेस सीआईटी, ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था 1981 का। इसमें क्या हुआ था पता है, एसएससी ने अपना बिजनेस बेच दिया, बिजनेस बेचने के बाद उसने बिजनेस में अपनी गुडविल भी बेचा, और वो गुडविल कैसी थी पता है, उसकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी, खुद की कमाई हुई गुडविल है, किसी से खरीदा नहीं उसने गुडविल, खुद की कमाई गुडविल भी बेच दिया, उसके लिए पैसा लिया। तो उसने जो खुद की कमाई गुडविल है ना, उसके ऊपर जो टैक्स है ना उसने वो नहीं भरा। उसका क्या आर्गुमेंट था पता है, कि सेल कंसिडरेशन तो चलो कोई अमाउंट है मुझे मिला गुडविल बेचने पर, लेकिन उसका कॉस्ट क्या है, लॉ में उसका कॉस्ट डिफाइन ही नहीं है। सेक्शन 55 इज द सेक्शन फॉर डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देयर आर टू सेक्शंस अंडर इनकम टैक्स लॉ व्हिच डिफाइंस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वन इज सेक्शन 55, वन इज सेक्शन 49। अब सेक्शन 55 के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ बिजनेस डिफाइन ही नहीं है, तो डिपार्टमेंट क्या बोलता है, उसको निल ले लो। एसएससी बोलता है ऐसे निल कैसे ले ले हम, निल भी एक नंबर होता है, निल का मतलब होता है जीरो, जीरो एक नंबर है, तो हम ऐसे जीरो कैसे ले ले, निल जब तक लिखा नहीं होगा लॉ में हम लेंगे नहीं। तो कोर्ट ने बोल दिया बराबर बात है, कोर्ट ने बोला 1981 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, बोला कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस इज नॉट डिफाइंड इन द लॉ, इट इज नॉट निल, इट इज नॉट, वो निल नहीं है, वो जीरो नहीं है, वो डिफाइंड ही नहीं है, और वो डिफाइंड नहीं है तो उसका कैपिटल गेन्स भी कंप्यूटेशन नहीं हो सकता है, चेक करो। एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त लाइन दिया और उसमें बोल दिया इफ द कंप्यूटेशन मैकेनिज्म फेल, अगर आपका कंप्यूटेशन मैकेनिज्म फेल हो जाता है जो यहां पर हुआ, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फिर उसके ऊपर आप चार्जिंग सेक्शन नहीं लगा सकते हो। इफ द कंप्यूटेशन मैकेनिज्म फेल देन द चार्जिंग सेक्शन कैन नॉट बी इफेक्चुएटेड ऑन द एसएससी, एंड देयरफॉर ऑन दिस नोट एसएससी बच गया। क्या ग्राउंड पे बच गया एसएससी 1981 में, बोलने लगा कि मैंने गुडविल अपनी बेचा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बेचा, लेकिन उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल कैसे बोल सकते हो, लॉ में थोड़ी निल लिखा है, लॉ में कुछ लिखा ही नहीं है, और अगर लॉ में कुछ नहीं लिखा है तो वो निल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल होगा। डिपार्टमेंट का दिमाग खराब हो गया, गवर्नमेंट ने सेक्शन 55 अमेंड कर दिया और क्या बोला, अगर आपके पास गुडविल ऑफ अ बिजनेस है, गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन है, ट्रेडमार्क है, ब्रांड नेम है, एसोसिएटेड विद राइट टू मैन्युफैक्चर, ट्रेडिंग, टेनेंसी राइट, ट्रेड कैरेज परमिट, लू मार्क्स, अगर ये सब कुछ अगर आप किसी से खरीदते हो, सुन लो अच्छे से, अगर आप किसी से खरीदते हो तो फिर आपको परचेज प्राइस कॉस्ट लेना पड़ेगा, और अगर आप किसी से खरीदते नहीं हो, मतलब अगर ये सेल्फ एक्वायर्ड है, मतलब ये सेल्फ जनरेटेड है, तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना, अगर खरीदते हो तो परचेज प्राइस, अगर गुडविल किसी से खरीद के बेच रहे हो तो परचेज प्राइस विल बी द कॉस्ट, अगर सेल्फ जनरेटेड है तो 1981 के पहले वो क्या था, वो नॉट एप्लीकेबल था, लेकिन गवर्नमेंट को नॉट एप्लीकेबल नहीं, गवर्नमेंट ने उसको डिफाइन किया सेक्शन 55 में और बोला सॉरी भाई हमसे डिफाइन नहीं हुआ, हम भूल गए थे पहले, अब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, उसको निल लिख रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने उसको निल लिख दिया। अब निल लिख दिया, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। अब इसमें भी एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया फाइनेंस एक्ट 2021 में, क्या अमेंडमेंट आया पता है, बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। पिछले साल तक है ना सिर्फ गुडविल ऑफ अ बिजनेस ट्रांसफर करने पर है ना, सिर्फ गुडविल ऑफ अ बिजनेस ट्रांसफर करने पे टैक्स लगता था, क्योंकि सेक्शन 55 में सिर्फ गुडविल ऑफ अ बिजनेस वाज डिफाइंड एज निल, गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन पिछले साल भी डिफाइंड नहीं था, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2021 में बोल दिया कि अब से अगर आप गुडविल ऑफ अ बिजनेस बेचोगे या गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन बेचोगे, अगर सेल्फ जनरेटेड है तो निल, और अगर किसी से खरीद के बेचा है तो फिर तो एक्चुअल प्राइस, उसमें तो कोई डिबेट है ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द लॉ हैज टू से, द लॉ हैज टू स्पीक, द लॉ हैज टू स्पीक, ये अमेंडमेंट आ गया इस साल से, ठीक है, पिछले साल तक ये प्रोविजन नहीं था, ठीक है। नाउ आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये जितने भी मैंने एसेट्स बताया, ये जो एसेट्स बताया ना, ये सारे एसेट्स, ये जो एसेट्स यहां पर दिख रहे हैं, ठीक है, इन सब केसेस में आपको एक चीज नहीं मिलती है, एक बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, वो क्या, सिर्फ इन एसेट्स में, बाकी सब एसेट्स में मिलेगा आपको। एक और एसेट है वो आगे जाकर आएगा, लेकिन फिलहाल अभी इसमें से सिर्फ ये एसेट्स पर आपको एक बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर वो कौन सा बेनिफिट है हमको बता दो जरा, बता रहा हूं। That is the option to take FMVS on 1/4/2001 is not available for these assets. ये जितने भी सेल्फ जनरेटेड एसेट बताया ना मैंने, जितने भी, ये गुडविल ऑफ अ बिजनेस, प्रोफेशन, लूमार, स्टेज कैरेज परमिट्स एक्सेट्रा, टेनेंसी राइट्स, ये सारे अगर सेल्फ जनरेटेड है या परचेस किया, ये सारे एसेट्स पे आपको एफएमवीएस ऑन 1/4/2001 इज नॉट एप्लीकेबल, नहीं मिलेगा। एक और एसेट है आगे जाकर आने वाला, डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक मार्केट, वो आगे जाकर जब आएगा तब मैं इसको दोनों को लिंक करके बता दूंगा। इनकम टैक्स में सिर्फ दो ही एसेट है जिसमें अगर आपने 1/4/2001 के पहले भी एसेट खरीदा है तो भी आपको 1/4/2001 की एफएमवी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसमें से एक मैंने आपको बता दिया, अभी जो ये सारे बंच ऑफ एसेट्स थे ऊपर, और दूसरा आगे जाकर आने वाला है जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, ठीक है ना। अगर मैंने बोनस शेयर्स या बोनस यूनिट्स लिया तो उसका बाय डिफॉल्ट कॉस्ट क्या होता है, बोनस शेयर्स अगर बोनस यूनिट्स तो मुझे मिलती है ना, फ्री में मिलती है, बाय डिफॉल्ट कॉस्ट उसका जीरो हो जाएगा, लेकिन उसमें
इसमें भी एक ट्विस्ट है। अगर 1/4/2001 के पहले बोनस शेयर्स और बोनस यूनिट अगर गवर्नमेंट ने मुझे अलॉट किया है, कभी अलॉट किया गवर्नमेंट ने मुझे 1/4/2001 के पहले अलॉट किया है, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील नहीं होगा, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 होता है। चेक करो बराबर से, ठीक है। अब आगे बढ़ते टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। द टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज डिफाइंड इन सेक्शन 242A एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इज डिफाइंड इन सेक्शन 242A। लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन बहुत प्यारा है, शॉर्ट टर्म का डेफिनेशन बहुत लंबा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है? कोई भी एसेट जिसको आप 36 मंथ्स तक होल्ड करके रखते हो तो वो माना जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और 36 मंथ्स कैसे काउंट करने का? डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर के एक दिन पहले तक। सपोज अगर मैंने 15 जनवरी को ट्रांसफर किया तो 14 जनवरी तक काउंट करने का रहता है, 15 जनवरी डेट ऑफ ट्रांसफर को काउंट नहीं करने का रहता है, ये चीज दिमाग में रखना। डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर के एक दिन पहले तक देखो कितना समय होता है। अगर वो अप टू 36 मंथ्स है तो वो शॉर्ट टर्म है, और 36 मंथ्स से ज्यादा है, अप टू 36 मंथ शॉर्ट टर्म, 36 मंथ या उससे कम शॉर्ट टर्म, 36 मंथ से ज्यादा है तभी जाकर वो लॉन्ग टर्म होगा। एग्जैक्ट 36 मंथ पे भी शॉर्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ शेयर्स है, कुछ चीजें जो 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म हो जाती है। अब वो कौन कौन सी चीजें? अगर आपके पास कोई लिस्टेड शेयर्स है, इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, वो 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई लिस्टेड सिक्योरिटीज है लाइक डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, वो लिस्टेड है, वो 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म हो जाएंगे, उनके लिए 36 मंथ का पीरियड नहीं है। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म हो जाएगा। यूनिट्स ऑफ यूटीआई 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म हो जाएगा, और जीरो कूपन बॉन्ड 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ये सारी चीजें 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म हो जाती है। कुछ चीजें, ये 5 चीजें जो मैंने बताई दिमाग में रखना, 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म हो जाता है। कुछ चीजें, 2 असेट्स है जो 24 महीने के बाद 24 मंथ के बाद लॉन्ग टर्म हो जाएगा। एक है लैंड एंड बिल्डिंग, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेकंड इज अनलिस्टेड शेयर्स, अगर अनलिस्टेड शेयर्स है 24 मंथ के बाद लॉन्ग टर्म हो जाएंगे, यहां पर बराबर से देखना। नेक्स्ट, अगर आप कोई राइट शेयर्स खरीदते हो, कंपनी है, कंपनी आपको राइट्स देती है। कंपनी जब आपको राइट्स देती है, अब वो राइट्स अगर आप किसी को बेचते हो ना तो आपके हाथ में टैक्स लग जाएगा। सपोज मेरे को राइट शेयर नहीं खरीदना है तो मैंने राइट्स किसी को बेच दिया तो वो मुझको टैक्स लग जाएगा। तो अगर मैंने किसी को बेचा तो उसने मुझे पैसा दिया तो उसका राइट्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? जीरो, नील। क्या लिखा है लॉ के अंदर? नील लिखा होना चाहिए कि आपने खुद से असम्पशन ले रहे हो? नहीं, लॉ में लिखा होना चाहिए, सेक्शन 55 में नील लिखा हुआ है। तो मैंने अगर मेरे दोस्त को राइट्स बेच दिया, उसने मुझे 50,000 रुपया दिया, तो 50,000 रुपया माइनस नील, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ रेनाउंसिंग द राइट्स इज जीरो, इट इज नील एज पर द इनकम टैक्स लॉ एज पर सेक्शन 55। तो वो नील ले लिया, मेरे हाथ में कैपिटल गेन्स लग जाएगा। अब मेरे दोस्त ने मुझसे राइट्स खरीद लिया 50,000 में, अब उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कंपनी से शेयर्स खरीदना पड़ेगा। अब सपोज उसने कंपनी से शेयर्स खरीदा 5 लाख रुपए में, अब आगे जाकर अगर वो शेयर्स बेचता है तो मेरे दोस्त के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दोनों का मर्जर होगा। 50,000 रुपया उसने जो मुझे पे किया वो तो उसका कॉस्ट है, प्लस कंपनी को जो 5 लाख रुपया पे किया वो भी उसका कॉस्ट है, तो उसका कॉस्ट हो जाएगा 5.5 लाख रुपीज, दैट इज 5.5 लाख रुपए, और वो उसका टोटल कॉस्ट ऑफ शेयर्स हो जाएगा। जब भी बेचेगा उस हिसाब से वो उसको क्या करेगा? कॉस्ट को एलोकेट करेगा और अपना कैपिटल गेन्स निकालेगा, ठीक है। वन लास्ट थिंग, अगर आपने एसेट 1/4/2001 के पहले खरीदा है तो आपको एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 और एक्चुअल कॉस्ट व्हिचएवर इज हायर, जो भी है वो आपको लेना अलाउड है। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग के लिए गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लाया कि अब से आप लैंड एंड बिल्डिंग के लिए क्या करोगे मालूम? एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 विल बी कंपेयर्ड विद व्हाट? विल बी कंपेयर्ड विद स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अगर 1/4/2001 की एफएमवी 10 लाख है और अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 8 लाख है तो फिर आपको 10 लाख लेने का अलाउड नहीं है, आपको 8 लाख लेना पड़ेगा, बिकॉज द एफएमवी कैन नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी एज ऑन 1/4/2001 एज पर द अमेंडमेंट मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020। चेक करो। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? एफएमवी और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंपेयर करके व्हिचएवर इज लेस, और फिर बाद में एक्चुअल प्राइस से कंपेयर करके व्हिचएवर इज हायर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये आपका पहला टॉपिक है। मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं, दैट इज अभी हम जा रहे हैं स्पेशल चार्जिंग सेक्शन की तरफ। जैसे मैंने आपको बोला था इस चैप्टर के अंदर कुछ जनरल चार्जिंग सेक्शन भी है, कुछ स्पेशल चार्जिंग सेक्शन भी। अब जनरल चार्जिंग सेक्शन के बारे में मैंने आपको 45 में बता दिया। अब स्पेशल चार्जिंग सेक्शन के बारे में मैं एक एक करके पत्ते यहां पर खोलना शुरू करूंगा, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन 45 में क्या लिखा गया है? सेक्शन 45 में यह लिखा गया है कि अगर आपको कोई कैपिटल गेन्स होता है तो इट शुड बी चार्जेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। जिस साल में ट्रांसफर हो रहा है उसी साल में चार्जेबल होना चाहिए। लेकिन क्या इसकी कोई एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि क्या कैपिटल गेन्स ईयर ऑफ ट्रांसफर छोड़कर किसी और ईयर में भी चार्ज हो सकता है? द आंसर इज यस। उसके 4 एक्सेप्शन दिया है इनकम टैक्स ने, एक 45(1), एक 45(2), 45(5) और 45(5) है। ये चारों एक्सेप्शन अभी एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये एक्सेप्शन किस चीज का है कि इन 4 एक्सेप्शन में कैपिटल गेन्स विल नॉट बी चार्जेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर बट इट विल बी चार्जेबल इन सम अदर ईयर्स, ठीक है। सबसे पहले अगर आपका कोई कैपिटल असेट है जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, फायर से, फ्लड से, राइट से एक्सेट्रा डिस्ट्रॉय हो चुका है और उस पे इंश्योरेंस क्लेम लगा हुआ है, तो अब आपको कैपिटल गेन्स कब चार्जेबल होगा मालूम? जिस साल में आपका असेट डिस्ट्रॉय होता है उस साल में चार्ज नहीं होगा, बल्कि आपको कैपिटल गेन्स उस साल में चार्ज होगा जिस साल में आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। मिसाल के तौर पर आपका असेट डिस्ट्रॉय होगा 21-22 में, लेकिन क्लेम मिला 22-23 में, तो टैक्स कब लगेगा? 22-23 में टैक्स लगेगा और कैपिटल गेन्स 22-23 में चार्जेबल होगा और ना ही 21-22 में। नाउ इसमें भी कुछ कैच है। सर ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या माना जाएगा? ईयर ऑफ ट्रांसफर तो जिस साल असेट डिस्ट्रक्ट हुआ वही माना जाएगा, वही साल माना जाएगा ईयर ऑफ ट्रांसफर। सर इंडेक्सेशन कौन से साल तक का मिलेगा? 21-22 का मिलेगा। जिस साल में असेट डिस्ट्रक्ट हुआ उसी साल में इंडेक्सेशन मिलेगा, क्योंकि ईयर ऑफ ट्रांसफर तक का इंडेक्सेशन मिलेगा। सिर्फ तुम्हारी टैक्सेबिलिटी हम अगले साल तक डेफर कर दे रहे हैं जब तक आपको पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना। सर असेट लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में वो कहां से कहां तक काउंट होगा? वो वहां से लेकर जब खरीदा था तब से लेकर जब डिस्ट्रक्ट हुआ तब तक पीरियड काउंट होगा। असेट लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म है, ठीक है। आपको जब पैसा मिला तब तक वो पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट नहीं होने वाला टू डिटरमाइन वेदर द असेट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। मतलब आपका ट्रांसफर ईयर वही होगा लेकिन आपकी चार्जेबिलिटी ईयर डेफर हो जाएगी अगले साल तक जब आपको पैसा मिलने वाला है ना। अगर मेरा असेट इंश्योर्ड नहीं है तो अगर इंश्योर्ड नहीं है तो वो आपका कैपिटल लॉस हो जाएगा। कैपिटल लॉस मतलब क्या? उसका डिडक्शन मिलेगा, उसका इनकम टैक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
ये सेक्शन सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब आपका असेट इंश्योर्ड है। अगर आपका असेट इंश्योर्ड ही नहीं है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं हो सकता है, और अगर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा वो लॉस आपका हमेशा का लॉस हो गया, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, भूल जाओ, उसको घर पे फ्रेम करके दीवार पे चिपका दो, ठीक है, कि ये लॉस हो गया, जिंदगी का लॉस है मेरा, वो कैपिटल लॉस हो गया, परमानेंट लॉस, उसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं, ठीक है। हाँ, अगर मेरा असेट ब्लॉक ऑफ असेट का पार्ट है और वो असेट जल गया, एक्सेट्रा और इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो कुछ नहीं, आपको ब्लॉक से उसको लेस कर देना पड़ेगा और कुछ नहीं। अगर वो असेट ब्लॉक का पार्ट है, सपोज ब्लॉक का कंप्यूटर है जो बिजनेस में यूज हो रहा है, ब्लॉक का पार्ट है, कंप्यूटर जल गया, खराब हो गया, तो उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम मिला तो उसको लेस कर दो ब्लॉक में से, और कुछ नहीं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 247 एंड सेक्शन 45(2), इसमें क्या हो रहा है, एक असेसी पहले कैपिटल असेट खरीदता है, उसके बाद उस असेट को कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है, उसको वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देता है, फिर आगे जाकर बेच देता है। तो क्या सिर्फ कन्वर्ट करने पर उसको कैपिटल गेन्स लगेगा? नहीं लगेगा, उसको कन्वर्ट करने पर कैपिटल गेन्स लगेगा, लेकिन जब वो कन्वर्ट करके आगे जाकर स्टॉक इन ट्रेड बेचेगा उस साल में उसको कैपिटल गेन्स भी लगेगा, उसको पीजीबी भी लग जाएगा, ठीक है। सपोज उसने पहले खरीदा 10 लाख रुपए की ज्वेलरी एज कैपिटल असेट, उसके 2 साल बाद उसने 3 साल बाद उसने कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड, उसके 4 साल बाद उसने बेच दिया, तो जब उसने बेचा ना तब उसको लगेगा कैपिटल गेन्स और पीजीबीपी भी। अब कैसे लगेगा पीजीबीपी, कैसे लगेगा, जितना भी सेल कंसिडरेशन है माइनस एफएमबी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जब कन्वर्ट किया था तब एफएमबी कितना था, वो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा फॉर पीजीबीपी। और कैपिटल गेन्स कैसे लगेगा, सेल कंसिडरेशन की जगह पे वो एफएमबी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन ले लेगा और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह पे एक्चुअल कॉस्ट। सर ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन सा माना जाएगा, जब कन्वर्ट हुआ था वही ईयर ऑफ ट्रांसफर माना जाएगा। सर इंडेक्सेशन कौन से साल का मिलेगा, जिस साल में कन्वर्ट किया था उसी साल का इंडेक्सेशन मिलेगा। सर असेट लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में वो पता लगाने के लिए कहां से कहां तक काउंट करूं, ईयर ऑफ परचेज से लेकर ईयर ऑफ कन्वर्जन तक काउंट करोगे, जब आपने स्टॉक इन ट्रेड बेचा तब तक का नहीं काउंट करते बैठोगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है यार, कैपिटल असेट से लेकर जब तक कैपिटल असेट एसआईटी में कन्वर्ट होता है उतना गेन कैपिटल गेन्स, और उसके बाद का जो गेन है वो पीजीबीपी, और जो पहला वाला गेन है उसमें आपको इंडेक्सेशन भी मिलेगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी काउंट कर लो वहां तक कि लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में वो पता लगाने के लिए, और आपको वो सारे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। अब इसका एक उल्टा सिचुएशन भी 2018 में गवर्नमेंट ने डाल दिया कि पहले आपने एक एसआईटी खरीदा, फिर उसको कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया और फिर वो कैपिटल असेट बेचा, तो क्या उस पर भी टैक्स लगेगा? अब सुनना जरा, अगर पहले आपने एक एसआईटी खरीदा फिर उसको कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया तो इस पर भी टैक्स लगेगा, लेकिन अब इस पर टैक्स आगे डेफर नहीं होगा ईयर ऑफ सेल में, जब कन्वर्जन किया ना उसी साल में टैक्स लग जाएगा। तो टैक्स कैसे लगेगा, सपोज आपने एसआईटी 10 लाख में खरीदा, या क्वेश्चन में जो बोर्ड पे जो लिखा है वो लेता हूं, एसआईटी 1 लाख में खरीदा और उसको जब कन्वर्ट किया तब उसकी एफएमबी 5 लाख हो गई, तो 4 लाख रुपया जहां ईयर ऑफ कन्वर्जन में चार्ज, जबकि ऊपर वाले केस में ईयर ऑफ कन्वर्जन में नहीं चार्ज होता है, जब ईयर ऑफ सेल होता है तब चार्ज होता है। अच्छा, आगे जाकर जब वो मैंने कैपिटल एसेट बेचा तो कैपिटल गेन्स लगेगा, यस। तो जो भी कैपिटल गेन्स होगा वो क्या होगा, सेल कंसिडरेशन माइनस यहां पर जो एफएमबी था कन्वर्जन पे, वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक काउंट होगा, कन्वर्जन से लेकर सेल तक पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट होगा। सर इंडेक्सेशन कहां से मिलेगा, कन्वर्जन से लेकर सेल तक का इंडेक्सेशन मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। तो ऊपर वाले सेक्शन और ये सेक्शन में फर्क है, फर्क यही है कि भाई ऊपर वाले सेक्शन में टैक्सेबिलिटी पीजीबीपी कैपिटल गेन्स दोनों की डेफर हो जाती थी, लेकिन यहां पर आपको पीजीबीपी की टैक्सेबिलिटी ईयर ऑफ कन्वर्जन में झेलनी पड़ेगी। हाँ, कैपिटल गेन्स तो जब असेट बेचोगे तब लगेगा, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। अब अगर आपने जो असेट कन्वर्ट किया, से पहले एसआईटी था, से वो बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग को आपने कन्वर्ट करके कैपिटल असेट बना दिया, अब वो कैपिटल असेट आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, ठीक है। तो क्या आप बिजनेस में यूज कर रहे हो तो उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि कल तक वो बिल्डिंग आपका स्टॉक इन ट्रेड था, अब आपने उसको कन्वर्ट करके कैपिटल असेट बना दिया, उसको बिजनेस में यूज कर रहे हो एज अ फिक्स्ड असेट, एज एन ऑफिस, तो क्या उस पर मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा, और अगर डेप्रिसिएशन मिलेगा तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला एक्चुअल कॉस्ट भी वही होगा, एज पर एक्सप्लेनेशन 1A टू सेक्शन 43(1) चेक कर लो, एक्सप्लेनेशन 1A टू 43(1), बहुत पहले अपन ने ये एक्सप्लेनेशन छोड़ा था, जाकर 43(1) चेक करना, उसमें सबसे सेकंड वाला एक्सप्लेनेशन ये होगा, 1 के बाद 1A, ये अपन ने पहले छोड़ दिया था, मैंने बोला था कैपिटल गेन्स के अंदर कवर कर लूंगा। तो एक्सप्लेनेशन 1A के हिसाब से फिर से जो कन्वर्जन के टाइम पे आपकी मार्केट वैल्यू थी वही आपका बन जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट चेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एक पार्टनर अपने फर्म को असेट देता है, या अगर एक मेंबर ऑफ एओपी बीओआई अपने एओपी बीओआई को असेट देता है, तो पार्टनर को टैक्स लगेगा, द आंसर इज यस। तो पार्टनर को जब टैक्स लगेगा तो पार्टनर का सेल कंसिडरेशन क्या होगा, पार्टनर का सेल कंसिडरेशन वही होगा जिस वैल्यू पर फर्म ने उसको बुक किया। सपोज पार्टनर ने अपने फर्म को एक फोन दिया, तो पार्टनर के हाथ में टैक्स कैसे लगेगा, पार्टनर के हाथ में टैक्स कैलकुलेशन ऐसे लगेगा कि फर्म ने सपोज इस फोन को 25,000 रुपए में बुक किया, तो सेल कंसिडरेशन पार्टनर के हाथ में 25,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी वैल्यू है वो लेस करो, उसके आगे बढ़ो, ठीक है। चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, लेकिन नेक्स्ट पार्ट पे आगे बढ़ने के पहले मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूं आपको, उसी के बाद अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जो अगला पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए ऑफ May 22 एंड November 22 बिकॉज ऑफ फाइनेंस एक्ट 2021 अमेंडमेंट्स। अब पिछले साल तक क्या था, 45(4) जो था ना, 45 सबसेक्शन 4, वो कब एप्लीकेबल था, जब एक पार्टनरशिप फर्म या एओपी बीओआई अपने पार्टनर या अपने मेंबर को असेट ट्रांसफर करेगा, तो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में और एओपी बीओआई के हाथ में टैक्स कैसे लगेगा। जैसे 45(3) कब एप्लीकेबल है, जब पार्टनर फर्म को ट्रांसफर करेगा तो पार्टनर के हाथ में कैसे टैक्स लगता है, वैसे ही 45(4) उसका उल्टा, जब फर्म पार्टनर को असेट ट्रांसफर करेगा तो फर्म के हाथ में टैक्स कैसे लगेगा, ठीक है। 45(4) के अंदर बहुत सिंपल सा प्रोविजन था, कुछ खास नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके अंदर रिवैम्प लेके आ गया। रिवैम्प मतलब भयंकर चेंज, छोटा मोटा चेंज नहीं, बड़ा चेंज, बिग चेंज। अब गवर्नमेंट ने 45(4) को हटाया और उसके बदले 2 नए सेक्शन लाए, एक सेक्शन 9B और साथ में एक नया 45 सबसेक्शन 4। बराबर से सुन लेना, पुराना 45(4) निकल गया,
उसके बदले में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन 9 सब, एक सेक्शन 9B 9 और कैपिटल बी, और दूसरा सेक्शन 45 सब सेक्शन 4। अब ये 2 सेक्शंस क्या बात करते हैं? सबसे पहले हम लोग सेक्शन 9B के बारे में बात करेंगे। 9B कब एप्लीकेबल है? जब भी कोई फॉर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा या रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तब 9B एप्लीकेबल है। अब डिसोल्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन का मतलब हम सभी को पता है, डिसोल्यूशन मतलब फॉर्म बंद होना। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? उसका मतलब गवर्नमेंट ने यहां पर डिफाइन किया, देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्पेसिफाइड एंटिटी मींस, उसका मतलब क्या होता है? अगर तुम्हारे फॉर्म में से कोई एक आध पार्टनर छोड़ के चले जाए, उसको बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? मतलब अगर 4 पार्टनर है, उसमें से एक छोड़ के जा रहा है, ठीक है, रिटायरमेंट ले रहा है, तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन है। या आपके फॉर्म में एक आध पार्टनर ऐड हो रहा है, तो वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। या आपके फॉर्म में कोई पार्टनर ऐड नहीं हो रहा है, सिर्फ आपके पार्टनर्स का पीएसआर चेंज हो रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट चेंज हो रहा है, तो वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म माना जाएगा, ठीक है? तो देयरफॉर डिसोल्यूशन तो फॉर्म का बंद होना होता है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब फॉर्म के पार्टनर ऐड होना, या तो फॉर्म का पार्टनर जाना, या तो फॉर्म के पार्टनर आ रहे जा रहे नहीं है, बल्कि उनका इंटरनल शेयर ऑफ प्रॉफिट चेंज हो रहा है, ठीक है ना? यहां आगे बढ़ने के पहले कुछ शब्दों का मतलब समझना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग सेक्शन 9B पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नया 45 भी पढ़ लेंगे। दोनों के दोनों करके हम लोग करेंगे, और क्लास में मैंने इस पे आपको क्वेश्चन भी करवाया था, अगर आपको याद है तो, ठीक है? नाउ पे अटेंशन प्लीज। स्पेसिफाइड एंटिटी का मतलब क्या है? स्पेसिफाइड एंटिटी में फॉर्म आ जाएगा, एओपीबीओ आ जाएगा, लेकिन इसमें कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आने वाले। स्पेसिफाइड एंटिटी का मतलब बहुत सिंपल है, इसमें फॉर्म एओपीबीओ आएंगे। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब कौन है? उसी फॉर्म उसी एओपीबीओ के पार्टनर लोग आ जाएंगे, ठीक है? तो बहुत सिंपल है, जो एंटिटी है वो फॉर्म है, और जो पर्सन है, स्पेसिफाइड पर्सन है, वो कौन है? वो पार्टनर है, ठीक है ना? यहां पर अब ध्यान से सुनना, अगर स्पेसिफाइड पर्सन को मतलब पार्टनर को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कोई कैपिटल एसेट या स्टॉक इन ट्रेड स्पेसिफाइड एंटिटी से मिल रहा है, मतलब मैं फर्म हूं आप पार्टनर हो, ऐसा से बोलते चलो, और मैं कौन हूं? मैं स्पेसिफाइड पर्सन हूं, मैं फर्म हूं आप पार्टनर हो, और आपको फर्म से कुछ क्या मिल रहा है? कैपिटल एसेट मिल रहा है या स्टॉक इन ट्रेड मिल रहा है, ठीक है? और वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि या तो फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है इसलिए मिल रहा है, या तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है इसलिए मिल रहा है, ठीक है? तो जरा ध्यान से सुनना, यहां पर मैं फर्म हूं आप पार्टनर हो, और पार्टनर को डिसोल्यूशन या रिकॉन्स्टिट्यूशन पे या तो स्टॉक इन ट्रेड मिल रहा है या कैपिटल एसेट मिल रहा है, तो सेक्शन 9B एप्लीकेबल है। ऐसे केस में टैक्स किसके हाथ में लगेगा? ऐसे केस में जो फर्म है, फर्म, टैक्स पार्टनर को नहीं लगना है। देखो, पार्टनर को जो टैक्स लगना था ना, 45 सबसेक्शन 3 में कवर हो चुका है। टैक्स अब किस पे लगना है? फर्म पे लगना है। तो यहां पर फर्म को टैक्स लग जाएगा। कितना टैक्स लग जाएगा, क्या लग जाएगा, उन सब चीजों के बारे में मैं सब बता रहा हूं, ठीक है? कैपिटल गेन्स का टैक्स लगेगा। द स्पेसिफाइड एंटिटीज डीम्ड टू हैव ट्रांसफर्ड, उस केस में यह माना जाएगा कि स्पेसिफाइड एंटिटी ने स्पेसिफाइड पार्टनर को, जो पर्सन है, उसको ट्रांसफर किया। टैक्स किसको लगना है? फर्म को लगना है। फर्म के हाथ में कैपिटल गेन्स लगना है, फर्म के हाथ में पीजीबीपी लगना है। सर पीजीबीपी कैपिटल गेन्स दोनों लगेगा? यस। जो स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर कर रहा हूं ना मैं आपको, उसके लिए मुझे पीजीबीपी लगेगा, और जो मैं आपको क्या ट्रांसफर कर रहा हूं स्टॉक इन ट्रेड के साथ साथ कैपिटल, मैं 2 चीज ट्रांसफर कर रहा हूं ना, यहां पर आप देखो ना, एक कैपिटल एसेट, एक स्टॉक इन ट्रेड। तो जो स्टॉक इन ट्रेड मैं ट्रांसफर कर रहा हूं उसके लिए मुझे पीजीबीपी इनकम टैक्स लगेगा, और जो मैं कैपिटल गेन्स के लिए जो कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहा हूं, लैंड बिल्डिंग, अगर ज्वेलरी वोलरी कुछ ट्रांसफर कर रहा हूं, तो उसके लिए जो फर्म है उसको कौन सा टैक्स लग जाएगा? कैपिटल गेन्स का इनकम का टैक्स लग जाएगा, सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 में। और पीजीबीपी इनकम कहां लग जाएगा? सेक्शन 28 के अंदर, ठीक है? और किस साल में टैक्स लगेगा? जब पार्टनर को ये रिसीव हुआ ना, उस साल में फर्म को टैक्स लगने वाला है। कब, किस साल में टैक्स लगने वाला है? जब पार्टनर को ये रिसीव हुआ उस साल में फर्म को टैक्स लगने वाला है, ठीक है? तो दिस इज व्हाट सेक्शन 9B इज ऑल अबाउट। ये 9B है। अब गवर्नमेंट ने लाया नया सेक्शन, सेक्शन 45 सबसेक्शन 4। पहले भी था 45(4), 9B नहीं था पहले, 9B तो पूरी तरीके से नया है, लेकिन 45(4) पहले भी था, उसको निकाला, एक नया 45(4) लाया। अब इसमें क्या बोल रहा है? इसमें भी सेम, स्पेसिफाइड पर्सन, आप स्पेसिफाइड पर्सन, आप पार्टनर हो, मैं स्पेसिफाइड एंटिटी, मैं फर्म हूं। अब अगर फर्म अपने पार्टनर को कुछ मनी देता है, स्टॉक नहीं देता है, अब मनी देता है, या कैपिटल एसेट देता है, ठीक है? कैपिटल एसेट पिछले सेक्शन में भी कवर था, यहां पर भी कवर है। अब मैं आपको कुछ मनी देता हूं या कैपिटल एसेट देता हूं, कब देता हूं? डिसोल्यूशन में नहीं देता हूं, यहां पर डिसोल्यूशन नहीं कवर है, यहां पर सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन कवर है। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन में देता हूं तो फिर से पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्स लग जाएगा। पार्टनर को फिर से टैक्स नहीं लगने वाला है, जो भी टैक्स लगने वाला है वो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म को लगने वाला है, पार्टनर को टैक्स नहीं लगने वाला है, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है? अब कितना टैक्स लगेगा, कब लगेगा? जब पार्टनर को रिसीव हुआ उस साल में पार्टनरशिप फर्म को टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? A इज इक्वल टू B प्लस C माइनस D। तो A इज द आंसर, A जो भी आएगा वो आपका कैपिटल गेन्स होगा, उतने पे आपको टैक्स लगेगा। सो A इज योर कैपिटल गेन्स, लेकिन कैपिटल गेन्स कितना है? A इज B प्लस C माइनस D। व्हाट इज B? जो भी पार्टनर को पैसा मिल रहा है वो B है, जो भी पार्टनर को असेट मिल रहा है, कैपिटल एसेट और पैसा, ये 2 चीज मिलेगा ना इस सेक्शन के अंदर, वो C है। तो C में क्या लोगे आप? पार्टनर को जो कैपिटल एसेट मिल रहा है उसकी एफएमबी ले लोगे, ठीक है? उसकी एफएमबी ले लोगे ऑन द डेट ऑफ सच रिसीव, जब भी मिला उस दिन उसकी क्या एफएमबी है वो C हो जाएगा। तो B में पैसा ले लो, C में उसकी जो एफएमबी है वो ले लो असेट की, और उसमें से D माइनस कर दो। सर D में क्या आएगा? D में उस पार्टनर को जिसको आप असेट दे रहे हो, जिसको आप पैसा दे रहे हो, उसके कैपिटल अकाउंट में जितना पैसा है ना वो D है, ठीक है? तो D उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। सपोज A B C D 4 पार्टनर है, आप D को क्या दे रहे हो? पैसा दे रहे हो, और D को क्या दे रहे हो? आप असेट दे रहे हो। तो D के कैपिटल अकाउंट में जो भी पैसा है वो माना जाएगा उसका पॉइंट नंबर D, ठीक है? अब जब आप कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालते हो ना, तो उसमें कुछ चीजें नहीं लेना है। कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर आपने कुछ रिवैल्यूएशन लिया है ना, रिवैल्यूएशन किया ना किसी एसेट का, और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, रिवैल्यूएशन की वजह से अगर कैपिटल अकाउंट बढ़ गया है तो उतना रिवैल्यूएशन आपको लेस कर देना है। पॉइंट नंबर D में आपको उसको कंसीडर नहीं करना है। सिमिलरली अगर आपका कैपिटल अकाउंट किसी सेल्फ जनरेटेड एसेट की वजह से बढ़ गया है तो उतना भी आपको लेस कर देना पड़ेगा, वो भी आपको कैपिटल अकाउंट के अंदर कंसीडर नहीं करना है।
तो ये चीज दिमाग में रखना, जब आप कैपिटल अकाउंट डी लोगे, डी बी प्लस सी तो बहुत इजी है, लेकिन जब आप डी लोगे तो उसमें अगर कैपिटल अकाउंट आपका बड़ा बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन या बिकॉज ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एनी अदर एसेट, तो वो आपको कंसिडर नहीं करना, ठीक है। अब ये सब करने के बाद अगर पॉइंट नंबर ए, मतलब अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाता है तो आपका फिर कैपिटल गेन जीरो हो जाएगा, फिर आपका कैपिटल गेन्स नेगेटिव में नहीं जाएगा, ठीक है। और यहां पर एक सेक्शन 48 के अंदर एक अमेंडमेंट आ गया। अब ये सेक्शन 48 का अमेंडमेंट क्या है, जरा ध्यान से सुनना है, ठीक है। सेक्शन 48 क्या है? सेक्शन 48 मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कंप्यूटेशन, सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस वन मोर आइटम, याद है फाइनेंस एक्ट 2021 का आइटम। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, जितना भी इनकम सेक्शन 45(4) में आपने ऑलरेडी टैक्स भर दिया है, तो सेक्शन 48 में अगर आगे जाकर फर्म कोई एसेट को ट्रांसफर करता है तो उतना उसको वो लेस करने मिल जाएगा। और वो कैसे लेस करेगा, उसके लिए गवर्नमेंट बोलती है हम लोग कोई रूल आगे जाके प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको क्लास में बताया था, मैं ज्यादा इसमें बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन आपको देखना पड़ेगा कि कैसे लेस होता है। बस इतना बोलना चाहता हूं, जितने अमाउंट पे आपने 45(4) में कैपिटल गेन टैक्स भर दिया था, उतना आगे जाकर आपको क्या मिल जाएगा, एक रिलैक्सेशन मिल जाएगा सेक्शन 48 के अंदर, ठीक है। नाउ क्या सेक्शन 9B और सेक्शन 45(4) दोनों साथ में लगेगा? यस, साइमल्टेनियसली दोनों लगता है। सेक्शन 9B भी लगता है, सेक्शन 45 भी लगता है। 9B अलग चीज है, 45 अलग चीज है, दोनों में कुछ डिफरेंट पॉइंट है। 9B के अंदर स्टॉक आता है, 45(4) के अंदर स्टॉक नहीं आता है, उसके अंदर मनी आता है। दोनों में कॉमन चीज है, 9B के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन डिसोल्यूशन दोनों है और 45(4) के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन है, डिसोल्यूशन का केस नहीं कवर्ड है, ठीक है ना। अगर आपका डिसोल्यूशन हो जाता है, अगर एक बार आपका बिजनेस का डिसोल्यूशन हो जाता है और फिर बिजनेस आप कंटिन्यू करते हो या नहीं कंटिन्यू करते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। या तो बिजनेस डिसॉल्व कर दिया, घर पे जाकर सो गए, या तो बिजनेस डिसॉल्व करके नया बिजनेस चालू किया। इन दोनों केस में जो आपका स्टॉक इन ट्रेड होगा ना, दैट विल बी वैल्यूड नॉट एज पर कॉस्ट बट इट विल बी वैल्यूड एज पर द नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये आईसीडीएस बोलता है, ठीक है। सो आईसीडीएस सेज दैट अगर आपका बिजनेस का डिसोल्यूशन हो जाता है, फिर बिजनेस आप बंद करो या चालू रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर बिजनेस का डिसोल्यूशन हो गया, फिर बिजनेस इज कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड, इन दैट केस योर स्टॉक विल बी वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यू कैन चेक दिस वंस, ओके। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 ये क्या बोलता है, कंपलसरी एक्विजिशन। अगर गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी का कंपलसरी एक्विजिशन कर लेती है, कैपिटल एसेट का कंपलसरी एक्विजिशन कर देती है, तो फिर आपको टैक्स क्या लगेगा? द आंसर इज यस। कब लगेगा? इट विल बी चार्जेबल इन द ईयर इन विच यू रिसीव द इनिशियल कॉम्पेंसेशन और पार्ट देयरऑफ। अगर पार्ट भी इनिशियल कॉम्पेंसेशन का मिल गया ना, तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन्स उस साल में चार्जेबल हो जाएगा, ठीक है। सपोज गवर्नमेंट ने आपको प्रॉमिस किया हम 5 लाख रुपए देंगे और उसमें से गवर्नमेंट ने अगर 2 लाख रुपए का भी आपको अगर पेमेंट कर दिया ना, तो उस साल में आपको पूरे 5 लाख रुपए पे कैपिटल गेन्स टैक्स लग जाएगा, ठीक है। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही होगा जितने में आपने खरीदा था, जितने में भी खरीदा था वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन सा माना जाएगा? जिस साल में आपका कंपलसरी एक्विजिशन हुआ था वो ईयर माना जाएगा ईयर ऑफ ट्रांसफर। सर इंडेक्सेशन कौन से साल का मिलेगा? जिस साल में आपने उसका कंपलसरी एक्विजिशन हुआ उस साल का इंडेक्सेशन आपको मिलेगा, ठीक है। सिर्फ यहां पर टैक्सेबिलिटी को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? पोस्टपोन कर दिया टिल द ईयर ऑफ व्हाट? रिसीट, ठीक है। सर मैं टैक्स भर दिया, आगे जाकर अगर मैं को केस लड़ता हूं और मेरे को एनहांस कॉम्पेंसेशन मिलता है, तो क्या एनहांस कॉम्पेंसेशन पे भी टैक्स लेगी गवर्नमेंट? द आंसर इज यस। तो वो कब टैक्स होगा? वो तब टैक्स होगा जब गवर्नमेंट आपको एनहांस कॉम्पेंसेशन मिलेगा। जब भी एनहांस कॉम्पेंसेशन मिलेगा वो उस साल में उसका टैक्स लग जाएगा। सर एनहांस कॉम्पेंसेशन का नेचर क्या होगा? एनहांस कॉम्पेंसेशन का नेचर वही होगा जो ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन का नेचर था। अगर ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन शॉर्ट टर्म है तो एनहांस कॉम्पेंसेशन भी शॉर्ट टर्म, अगर ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन लॉन्ग टर्म है तो एनहांस कॉम्पेंसेशन भी लॉन्ग टर्म हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ में एनहांस कॉम्पेंसेशन के अगेंस्ट कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिलेगा? जीरो, अंडा, कुछ नहीं मिलेगा। सर कुछ तो मिलता होगा? हाँ मिलेगा, सिर्फ एक। अगर आपने एनहांस कॉम्पेंसेशन कमाने के लिए, जीतने के लिए कोई लॉयर वॉयर का कोई लीगल खर्चा किया है तो लीगल खर्चे का डिडक्शन आपको यहां पर मिल सकता है, ठीक है। अब आगे जाकर वापस से अगर कोई केस लड़ते हो और आगे जाकर कोर्ट अगर आपके कॉम्पेंसेशन को रिड्यूस कर देती है, बढ़ाती नहीं है, अगर बढ़ा देगी तो फिर आपको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। अगर रिड्यूस कर देती है तो फिर क्या करेगा? तो फिर सेक्शन 155 सबसेक्शन 16 एप्लीकेबल हो जाएगा, जिसमें क्या होगा कि असेसिंग ऑफिसर आपके पिछले ईयर के ऑर्डर का, जिस साल को भी वो ऑर्डर पर्टेन करता है, उस साल के ऑर्डर को रेक्टिफाई करेगा सेक्शन 154 में। और उसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए जिस साल में कोर्ट का ऑर्डर आया तब से, जिस साल में कोर्ट ने वो कॉम्पेंसेशन को रिड्यूस किया, तब से कोर्ट के उस कॉम्पेंसेशन रिड्यूस करने वाले साल के एंड से असेसिंग ऑफिसर को 4 साल का समय मिल जाएगा टू रेक्टिफाई व्हाट? सेक्शन 154, ठीक है। इन द मीनवाइल सर अगर मुझे कुछ इंटरिम ऑर्डर का पैसा मिलता है तो मेरे को कब चार्जेबल होगा? अगर कोर्ट ने कोई फाइनल ऑर्डर पास नहीं किया है बल्कि इंटरिम ऑर्डर का पास किया है और बोला एसएससी को 2 लाख रुपया दे दो, तो अगर इंटरिम ऑर्डर में एसएससी को कुछ मिलता है तो वो अमाउंट विल बी चार्जेबल इन द ईयर इन विच द फाइनल ऑर्डर इज पास एंड नॉट टुडे। उसका टैक्स आज नहीं लगेगा, उसका टैक्स कब लगेगा? जब गवर्नमेंट फाइनल ऑर्डर पास करेगी, जब कोर्ट फाइनल ऑर्डर पास करेगा उस साल में आपको टैक्स लगेगा। इंटरिम ऑर्डर का टैक्स ईयर ऑफ रिसीट में चार्ज नहीं होता है, बल्कि ईयर इन विच द फाइनल ऑर्डर इज पास उस साल में चार्ज होता है, ठीक है। इन द मीनवाइल सर अगर मेरे को कुछ गवर्नमेंट से इंटरेस्ट मिला तो, क्योंकि कॉम्पेंसेशन देने में देरी कर दी तो इंटरेस्ट मिला तो वो इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? यस लगेगा, एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, लेकिन उसमें से सिर्फ आपको 50% भी टैक्स लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्शन 57 के अंदर आपको 50% का फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है। ये सारी चीजें यहां पर लिखी गई है इन दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। अच्छा सर अगर मैं मर गया बीच में और बीच में मेरे भाई को अगर कॉम्पेंसेशन मिला तो वो केस कंटिन्यू कर रहा है, वो केस लड़ रहा है, गवर्नमेंट के साथ लड़ा हुआ है, जटा हुआ है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट के साथ लड़ा हुआ है, और उससे गवर्नमेंट से उसको कॉम्पेंसेशन मिलता है, तो क्या मेरे मरने के बाद मेरे भाई के हाथ में भी टैक्स लगेगा? हाँ, जैसे तेरे हाथ में टैक्स लगता था वैसे ही तेरे भाई के हाथ में या कोई भी तेरा लीगल है उसके हाथ में टैक्स लगना कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज ऑल अबाउट। ये पूरा का पूरा इस पेज पे दिया गया, इंक्लूडिंग द आईएफओएस ट्रीटमेंट एंड इंक्लूडिंग सेक्शन 155 सबसेक्शन 16 का जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज, सपोज मैं इंडिविजुअल एचयूएफ हूं, सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए अगला सेक्शन एप्लीकेबल है, सेक्शन
सेक्शन 45 सब सेक्शन 5 है, बाकी सबके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, ये चीज दिमाग में रखना। सर ये सेक्शन है क्या, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। ये सेक्शन क्या है, सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। सपोज मेरे पास कोई लैंड है या मेरे पास कोई बिल्डिंग है, तो एक बिल्डर मेरे पास आता है, बोलता है कि आप मुझे लैंड बिल्डिंग दे दो और मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको एक बिल्डिंग बना के दूंगा, या मैं आपको पैसा दूंगा एक्सेट्रा। मैं आपको पैसा भी दूंगा, मैं थोड़ी बिल्डिंग भी दूंगा, सब कुछ दूंगा आपको, ठीक है। तो ये सेक्शन कब एप्लीकेबल है, जब आपके पास कोई, आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो, आपके पास कोई बिल्डिंग है, कोई लैंड है, आप बिल्डर को लैंड और बिल्डिंग का पोजीशन देते हो, बदले में वो आपको कोई घर देता है या घर के साथ पैसा देता है। अगर सिर्फ पैसा देगा तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, या तो बिल्डर को आपको घर देना पड़ेगा या घर और पैसा दोनों देना पड़ेगा। तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला आप जिस साल में पोजीशन दोगे उस साल में आपको टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जनरली क्या होता है, जिस साल में आप पोजीशन देते हो उस साल में ट्रांसफर हो जाता है, और जिस साल में ट्रांसफर हो जाता है उस साल में आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने टैक्सेबिलिटी को डेफर कर दिया। लेकिन ये बेनिफिट गवर्नमेंट ने सिर्फ किसके लिए किया है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, बाकी सबके लिए ये बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो अब टैक्सेबिलिटी कब हो जाएगी, ये टैक्सेबिलिटी तब होगी जब आपका प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन विच इट इज कंप्लीटेड। जब भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, देखो ईयर ऑफ कंप्लीशन में आपका या तो फुल्ली कंप्लीट हो जाए या पार्शियली कंप्लीट हो जाए, जैसे भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर पार्शियल कंप्लीशन भी हो जाता है तो भी आपको टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, फुल कंप्लीशन होता है तो फिर तो टैक्स लगना ऑब्वियसली ऑब्वियस बात है ना। उस केस में मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, मैं तो अपनी जमीन दे रहा हूं, मैं अपनी बिल्डिंग दे रहा हूं, बदले में वो मुझे क्या दे रहा है, तो वो मुझे जो दे रहा है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। या तो वो आपको पैसा देगा, पैसे के साथ साथ आपको घर देगा, घर की जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, वो आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लो, वो आपका हो जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, आगे जाकर मैंने ये जो मुझे नया घर मिला वो बेचा, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, जो यहां पर सेल कंसिडरेशन लोगे वही आगे जाके आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। सपोज यहां पर सेल कंसिडरेशन आपका 10 करोड़ है, तो आगे जाकर आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 करोड़, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, ये प्रोविजन कब एप्लीकेबल है, यहां पर डेफरमेंट हो रहा है ना, आपकी टैक्सेबिलिटी डेफर हो जा रही है। कब तक डेफर हो रही है, जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको टैक्स नहीं लगेगा। जैसे प्रोजेक्ट पार्टली या फुल्ली कंप्लीट हो जाता है आपको टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो गवर्नमेंट आपको डेफरमेंट दे रही है। अब यहां पर जो डेफरमेंट दे रही है उसके एक अंदर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, जरा ध्यान से सुनना। कंडीशन ये है कि अगर आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के पहले ही अगर अपना राइट्स बेच दिया किसी को, तो फिर आपको टैक्स उसी साल में लगना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपको डेफरमेंट नहीं मिलने वाला, चेक कर लो। तो फिर आपको कैपिटल गेन सभी लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपने 5 साल तक वेट ही नहीं किया, आपने दूसरे साल में आपको पैसे की बहुत खाई है, तो आपने अपना राइट्स किसी और को बेच दिया, तो आपको तभी के तभी टैक्स लग जाएगा, ठीक है। फिर आपको कोई डेफरमेंट नहीं मिलने वाला है। साथ साथ में जो बिल्डर आपको जो दे रहा है, बिल्डर आपको दो चीज दे रहा है, या तो पैसे के साथ में घर भी दे रहा है, या तो सिर्फ घर दे रहा है। तो घर वाले पोर्शन पे नहीं, जो पैसा दे रहा है ना वो आपको, उस पर बिल्डर, अगर आप रेजिडेंट हो तो बिल्डर 10% टीडीएस काटेगा। रेजिडेंट का टीडीएस काटेगा, नॉन रेजिडेंट का यहां पर नहीं, नॉन रेजिडेंट का 195 में कटना है तो कटेगा, यहां पर नहीं कट सकता है, ठीक है। अगर आप रेजिडेंट हो और बिल्डर आपको जो मॉनिटरी पोर्शन दे रहा है ना, जो आपको घर दे रहा है उसका टीडीएस नहीं काट सकता है। जो कैश दे रहा है ना, वो आपको जो चेक दे रहा है ना, जो बैंक में पैसा डाल रहा है ना, उस पे वो 10% टीडीएस काट लेगा। यहां पर अगर आप पैन नहीं देते हो तो 20% टीडीएस काट लेगा। सेक्शन 194 आईसी करके इस सेक्शन है, ठीक है। ये सेक्शन सिर्फ रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल है और यहां पर कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। 1 रुपया भी देगा तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। चेक कर लो बराबर से, फिर आगे बढ़ते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज ये भी एक अमेंडमेंट है बाय फाइनेंस एक्ट 2021। अब कितने सारे अमेंडमेंट्स आते जा रहे हैं, देखो कैपिटल गेन्स के अंदर। कैपिटल गेन्स इज हाईली अमेंडेड टॉपिक दिस ईयर। पीजीपीपी में इतने ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं थे, बट कैपिटल गेन्स में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स है। तो अभी आपको 1010D के बारे में पता होगा कि 1010D के अंदर आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का जो मैच्योरिटी का पैसा आता है या रिडेम्पशन का पैसा आता है वो एग्जेम्प्ट होता है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस के आपका जो एनुअल प्रीमियम है शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ सम अश्योर्ड, कुछ केसेस में 15% ऑफ सम अश्योर्ड, कुछ केसेस में अगर 2012 के पहले अगर इशू हुआ है तो फिर वो पीरियड अलग है, वो अमाउंट अलग है, वो 20% ऑफ सम अश्योर्ड है, ठीक है। तो वो कुछ कंडीशंस गवर्नमेंट ने डाले, वो कंडीशंस अभी भी एप्लीकेबल है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो कंडीशंस अभी एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ाते समय वो सारे कंडीशंस बोला था, और मैंने आगे बोला था इसमें और भी कुछ अमेंडमेंट्स आएंगे जो आगे जाकर मैं जरूर बोलूंगा। अब समय आ चुका है उसके बारे में आज बोलने का, ठीक है ना। अब जो अमेंडमेंट आया ना वो सिर्फ यूलिप किया है, सारे इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए नहीं आया। इट इज ओनली फॉर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज, इट इज नॉट फॉर नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी। तो एग्जाम के अंदर बहुत केयरफुली देखना कि आपका क्वेश्चन यूलिप पे है कि नहीं। अगर आपका क्वेश्चन यूलिप पे है तो ये नया अमेंडमेंट भी एप्लीकेबल है। तो यूलिप के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला मालूम, अगर यूलिप वालों को एग्जेम्पशन चाहिए ना तो उनका 10% 15% वो तो क्राइटेरिया उनको फुलफिल करना ही है। साथ साथ में उनका एनुअल प्रीमियम है ना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एनुअल प्रीमियम 2,50,000 रुपीज से ज्यादा हो जाएगा किसी भी ईयर में ऑन और आफ्टर, अगर पॉलिसी 1 फरवरी 2021 या उसके बाद इशू हुई है, अगर पॉलिसी 1 फरवरी 2021 1 फेब 2021 या उसके बाद अगर पॉलिसी इशू हुई है तो आपका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता है किसी भी एक पॉलिसी का। अगर एक पॉलिसी का एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर आपका वो एनुअल प्रीमियम परसेंटेज से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको कैपिटल गेन्स, आपको यहां पर टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स कैसे भरना पड़ेगा उसके बारे में आगे जाकर बोलता हूं, ठीक है। अब मान लो अगर मेरी 3 पॉलिसी है, सपोज एक पॉलिसी का एनुअल प्रीमियम 1 लाख रुपए है, दूसरी पॉलिसी का एनुअल प्रीमियम 1,25,000 है और तीसरी पॉलिसी का एनुअल प्रीमियम 1 लाख रुपए है, ठीक है, या 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है मालूम, उस केस में कोई भी 2 पॉलिसी लेना है जिसका एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम किसी भी साल में, अगर पॉलिसी 1 फरवरी 2021 या उसके बाद इशू हुआ है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। अगर पॉलिसी 1 फरवरी 2021 के पहले इशू है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। फिर एनुअल प्रीमियम 5 लाख हो 10 लाख हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन अगर आपका पॉलिसी 1 फरवरी 2021 या उसके बाद इशू हुआ है तो अगर आप सिंगल पॉलिसी इशू कर रहे हो, सिंगल पॉलिसी खरीद रहे हो तो उसका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा किसी भी साल में नहीं होना चाहिए। और अगर आप मल्टीपल पॉलिसीज खरीद रहे हो तो सपोज 4 पॉलिसी खरीद रहे हो
तो आप 2-3 पॉलिसी के लिए एग्जामेशन ले सकते हो, लेकिन वो 2-3 पॉलिसी का एनुअल प्रीमियम मिलाकर 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, एक पॉलिसी का एनुअल प्रीमियम 1 लाख है, दूसरी पॉलिसी का एनुअल प्रीमियम 1.25 लाख है, मतलब 1.25 लाख, और तीसरी पॉलिसी का एनुअल प्रीमियम क्या है 1.8 लाख से 1.8 लाख से। तो अब आप कोई भी दो पॉलिसी मिलाओ जिसका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कौन सी दो पॉलिसी आप मिला सकते हो? 1 लाख और 1.25 लाख मिलाओगे तो दोनों मिलाकर 2.25 लाख है, तो वो दोनों पॉलिसी का जो भी मैच्योरिटी का पैसा आएगा वो आपको एग्जामेशन मिल सकता है। लेकिन 1 लाख और 1.8 लाख का एग्जामेशन नहीं ले सकते हो आप ये दोनों मिलाकर, क्योंकि ये दोनों अगर मिला दोगे तो 2.5 लाख क्रॉस हो जाएगा। 1 लाख 1.25 लाख और 1,80,000 भी आप मिला नहीं सकते हो, क्योंकि ये दोनों भी मिला लोगे तो 2.5 लाख क्रॉस हो जाएगा। तो यहां पर आइडियल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? वो 1 लाख वाली पॉलिसी का जो मैच्योरिटी का पैसा आएगा वो माफ हो जाएगा, और जो वो 1.25 लाख वाली पॉलिसी का भी मैच्योरिटी का पैसा माफ हो जाएगा, क्योंकि एनुअल एग्रीगेट प्रीमियम ऑफ दीस टू पॉलिसीज आल्सो डज नॉट एक्सीड व्हाट 2,50,000 आपको एग्जामेशन मिलेगा। अब ये जो भी रिलैक्सेशन क्या रिस्ट्रिक्शन है, ये फोर्थ प्रोवाइजो और फिफ्थ प्रोवाइजो टू सेक्शन 10 के अंदर दिया गया है, ठीक है। 10 डी का फोर्थ प्रोवाइजो और फिफ्थ प्रोवाइजो गवर्नमेंट ने क्रिएट किया। अब इसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आपको डेथ ऑफ द एसएससी पे नॉमिनी को पैसा मिलता है, अगर डेथ ऑफ द एसएससी पे मिलता है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। इन दैट केस अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा भी प्रीमियम होगा तो भी बच जाएगा। अगर डेथ पे मिल रहा है, मतलब ये सारा जो रिस्ट्रिक्शन है कब एप्लीकेबल है? जीते जी अगर मिल रहा है तो एप्लीकेबल है। अगर आपके मरने के बाद आपके घर वाले को ये सब पैसा मिल रहा है तो फिर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। आप 2.5 लाख से ज्यादा भी प्रीमियम दोगे तो भी आपको एग्जाम्पशन मिल के रहेगा, ठीक है। नाउ अब अगर आपका इसमें फंस जाते हो तो आपको टैक्स लगेगा, और टैक्स लगेगा तो आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले देखो सेक्शन 2 क्लॉज 14 जो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन है, उसमें तीसरा पॉइंट यही डाला है कि अब से ये भी कैपिटल एसेट है। अगर आप फोर्थ प्रोवाइजो और फिफ्थ प्रोवाइजो में फंस जाते हो यहां पर 10 डी के, तो आपको वो कैपिटल एसेट माना जाएगा, जाकर चेक करना पीछे। और अगर कैपिटल एसेट माना जाएगा तो कैपिटल गेन्स कैसे लगेगा? कैपिटल गेन्स लगेगा यहां पर 45(1)(b के हिसाब से, 45(1)(b के हिसाब से आपको कैपिटल गेन्स लग जाएगा। और यहां पर टैक्स रेट कैसे चार्ज होगा पता है? 112A के हिसाब से चार्ज होगा। 112A मतलब जैसे वो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का होता है ना, एसटीटी पेड वाले इक्विटी शेयर्स का 10% टैक्स रेट एंड अब 1 लाख तक का एग्जेम्पशन, वो कैटेगरी में ये चला जाएगा। बराबर से चेक कर लेना, ठीक है। तो अगर आप फोर्थ और फिफ्थ प्रोवाइजो में फंस जाते हो, मतलब अगर आपका पॉलिसी का प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा, और ये सिर्फ यूलिप के लिए एप्लीकेबल है, ये चीज दिमाग में रखना, नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ रहा हूं, सेक्शन 55A, क्या एओ अपना मैटर वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन्स? यस, कर सकता है कुछ सर्कमस्टेंसेस में। अगर एओ को लगता है कि असेसिंग ऑफिसर ने, असेसी ने जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास जाकर, असेसी को रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास जाकर एफएमवी निकालना पड़ता है, से 1/4/2001 की एफएमवी निकालने के लिए असेसी का आ गया रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और असेसी को लगता है कि ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा होगी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा होगा, वैरिएंस है, तो असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है? खुद से वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकता है, ठीक है। सेकंड केस, कब जा सकता है असेसिंग ऑफिसर वैल्यूएशन ऑफिसर के पास? अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि इसकी एफएमवी एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज्यादा है, मतलब 15% से भी ज्यादा है, या 25,000 रुपए से ज्यादा है, मतलब एक्चुअल वैल्यू उसकी से 1 लाख है लेकिन ये दिखा रहा है 1,40,000, तो 15% से ज्यादा है। एक्चुअल वैल्यू उसकी से 1 लाख है, ये दिखा रहा है 1,30,000 से, तो 25,000 से भी ज्यादा है। तो अगर 25,000 से ज्यादा वैल्यू लग रही है या 15% से ज्यादा, दोनों कंपोनेंट डाला है, परसेंटेज भी 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और वैल्यू भी 25,000 से ज्यादा नहीं, दोनों में से कहीं पे भी फंस जाएगा तो असेसिंग ऑफिसर वैल्यूएशन ऑफिसर को मैटर रेफर कर सकता है। और तीसरा, उसको एक खुली छूट दे दी, अगर उसको लगता है इट इज नेसेसरी टू मेक रेफरेंस, तो वो रेफरेंस कर दे सकता है कंसीडरिंग द रेलेवेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस। अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है तो कोई क्राइटेरिया नहीं फुलफिल होता है तो भी वो असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है? आगे जाकर आपके वैल्यूएशन ऑफिसर को मैटर को रेफर कर सकता है, और फिर वैल्यूएशन ऑफिसर आपकी वैल्यू करेगा, आपका कैपिटल गेन्स रिकंप्यूट होगा, और रिकंप्यूट होगा तो आपको टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट जो भी लगाना है गवर्नमेंट वो लगा सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 50C जो बहुत ही फेमस सेक्शन है प्रैक्टिकल लाइफ में, एकेडमिक लाइफ में भी। क्या है इस सेक्शन के अंदर लिखा गया? बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। अगर आप लैंड और बिल्डिंग बेचते हो, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो, तो आपको क्या कंपेयर करना है? आपको एक्चुअल सेल कंसिडरेशन कंपेयर करना है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, और विच एवर इज हायर लेना है। लेकिन ये प्रोविजन कब एप्लीकेबल है? व्हेन योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ द एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। मतलब अगर आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन 1 करोड़ है और अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ 5 लाख है, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, फिर आप एक्चुअल सेल कंसिडरेशन ही लो। ये प्रोविजन कब एप्लीकेबल है? व्हेन योर सेल कंसिडरेशन इज 1 करोड़ एंड योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 1 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, मतलब से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 1 करोड़ 15 लाख, तब जाकर 1 करोड़ 15 लाख आपका सेल कंसिडरेशन जाएगा, ठीक है। तो मान लो आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन 1 लाख है या 1 करोड़ है और आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1.5 करोड़ है, तो क्या ये प्रोविजन एप्लीकेबल है? हाँ, एप्लीकेबल है, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन। अब आपको 1.5 करोड़ के हिसाब से कैपिटल गेन्स कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको चैलेंज करते हो तो आपके पास पहला ऑप्शन क्या मालूम? जाओ स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप चैलेंज केस लड़ो, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस लड़ो, फाइट करो केस। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, मुंबई में रहता हूं, तो मैं महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या करूंगा? केस लड़ूंगा। और उसके बाद आगे जाकर केस का जो भी होगा, अगर हाई कोर्ट बोलता है कि भाई नहीं, कि कोर्ट बोलता है कि वैल्यू 1.5 करोड़ नहीं 1.3 करोड़ है, तो फिर वैल्यू को घटा के कैपिटल गेन्स रिकंप्यूट करो, और अगर बढ़ाता है तो फिर वैल्यू को बढ़ा के कैपिटल गेन्स रिकंप्यूट करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 155 सब सेक्शन 15। यहां पर चेक करो, इसके हिसाब से रिकंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोग ये सब चीज नहीं करने वाले। कौन जाके स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कौन लड़ते बैठेगा? भाई किसके पास इतना टाइम है, किसके पास इतनी फुर्सत है, पहले मेरे को बताओ। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? आप असेसिंग ऑफिसर के पास जाओ, असेसिंग ऑफिसर आपको वैल्यूएशन ऑफिसर के पास भेजेगा, और फिर वैल्यूएशन ऑफिसर अपनी वैल्यू निकालेगा। अब अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने स्टैम्प ड्यूटी से कम वैल्यू निकाला तो फिर आप कम वाली वैल्यू ले लो। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1.3 करोड़ लेता है तो 1.3 करोड़ ले लो, और अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1.8 करोड़ बोल दिया तो फिर आपकी वैल्यू 1.5 करोड़ होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है।
अच्छा, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने आपकी वैल्यू 110% से कम कर दिया तो मतलब वैल्यूएशन ऑफिसर ने आपकी वैल्यू 1.505 करोड़ कर दिया, मतलब 1 करोड़ 5 लाख कर दिया, तो फिर तो ये सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, फिर तो आपको एक्चुअल कंसिडरेशन के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज भी दिमाग में रखना, बहुत से लोग को ये नहीं पता है कि अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने आपकी वैल्यू 110% से कम कर दिया तो फिर आपको एक्चुअल सेल कंसिडरेशन के हिसाब से फिर ये सेक्शन आपके लिए एप्लीकेबल हो नहीं सकता है, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना ना। अगर कोई एसएससी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, हाँ, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। ये प्रोवाइजो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोवाइजो के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। ये प्रोवाइजो क्या बोलता है कि सपोज आज आपकी डेट ऑफ अग्रीमेंट है और आगे जाकर आप उसका रजिस्ट्रेशन करोगे। आज आपने अग्रीमेंट कर लिया कच्चा वाला और आगे जाकर रजिस्ट्रेशन करोगे, तो मैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू किस दिन की लूं, डेट ऑफ अग्रीमेंट की लूं या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की लूं? तो गवर्नमेंट बोलती है कि डेट ऑफ अग्रीमेंट की आप ले सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट टू 2 कंडीशन। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल करोगे तो डेट ऑफ अग्रीमेंट, अगर ये 2 में से एक भी कंडीशन वायलेट होती है तो फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो डेट ऑफ अग्रीमेंट की अगर मुझे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेना है तो मुझे कौन से 2 कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे? पहले आपको एसएससी से, सामने वाले से, बायर से एडवांस लेना पड़ेगा ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट और प्रायर टू डेट ऑफ अग्रीमेंट। डेट ऑफ अग्रीमेंट या उससे पहले आपने कुछ ना कुछ एडवांस लिया होना चाहिए, भले 10,000 रुपए भी एडवांस लिया तो भी चलेगा। और वो एडवांस आपको कैसे लेना है? कैश से नहीं चलेगा, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस या सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, 4 मोड जो फेमस है इनकम टैक्स में, वो मोड से अगर आप पैसा डेट ऑफ अग्रीमेंट या उससे पहले लेते हो तो आपका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आज का होगा। अगर ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन वायलेट होती है तो आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंसीडर की जाएगी। ये चीज बराबर से दिमाग में रखना। और ये सेम प्रोविजन सेक्शन 43 सीए में भी एप्लीकेबल है। आगे जाकर जब 43 सीए आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, वहां पर भी ये सेम प्रोविजन एप्लीकेबल है। अब अगर कोई एसएससी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अथॉरिटीज के पास जाकर प्रॉपर्टी को रजिस्टर ही नहीं करवाता है तो क्या उनके लिए भी 50 सी एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज यस। गवर्नमेंट ने बोला अगर कोई एसएससी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अथॉरिटीज के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करवाता ही नहीं है तो उनके लिए फिर वो वैल्यू लेने का, कि ऐसा सोचने का कि अगर वो जाता था तो अगर मगर वाली बात आ जाएगी कि अगर वो जाता था तो कितनी वैल्यू लेता था, उतनी वैल्यू के हिसाब से उसका कैपिटल गेन्स का कंप्यूटेशन होगा। यहां पर चेक कर लो बराबर से, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट इज 50 सीए। 50 सीए क्या बोलता है कि अगर आप कोई अनकोटेड शेयर्स किसी को बेच रहे हो, अनकोटेड शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स बेच रहे हो, तो अब आप एक्चुअल सेल कंसिडरेशन को एफएमवी ऑफ द शेयर से कंपेयर करोगे। व्हिचएवर इज हायर विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट? एज योर सेल कंसिडरेशन। बराबर से देख लेना, ठीक है, बराबर से देख लेना। क्लियर है? तो अनकोटेड शेयर्स अगर आप किसी को बेच रहे हो तो आपको फिर सेल कंसिडरेशन सपोज 1 लाख है और एफएमवी 1.5 लाख है, तो फिर आपको 1.5 लाख लेना पड़ेगा एज योर सेल कंसिडरेशन और उस हिसाब से कैपिटल गेन्स कंप्यूट करना पड़ेगा। और सामने वाले के हाथ में भी क्या गिफ्ट टैक्स लग सकता है? हाँ, अगर डिफरेंशियल अमाउंट इज ग्रेटर देन 50,000 रुपीज तो सामने वाले के अंदर 56 to 10 के अंदर गिफ्ट टैक्स भी लग सकता है। कोई एक्सेप्शन नहीं डाला है गवर्नमेंट ने इसके अंदर सर, इस सेक्शन के अंदर? यस, एक्सेप्शन डाला है। वो जो केसेस सेक्शन 79 में कवर्ड थे, पता है कि आईबीसी के केसेस में अगर आप जाते हो, या अगर आईबीसी वालों को यहां पर एक्सेप्शन में डाल दिया है। और दूसरा, अगर आपकी कंपनी का अगर वो ट्राइब्यूनल अगर आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स को निकालता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन देता है ट्राइब्यूनल को, एनसीएलटी को, और उसके एप्लीकेशन देने पर एनसीएलटी आपके कंपनी के डायरेक्टर्स को हटा देता है, शेयर होल्डर्स को हटा देता है और नए शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करता है, तो वो 2 एक्सेप्शन गवर्नमेंट ने यहां पर सेक्शन 79 वाले यहां पर भी डाल के रखे कि उस केसेस में आपको ये प्रोविजन, ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस चैप्टर का आखिरी सेक्शन क्या है? सेक्शन 50D, जो क्या बोलता है सर, गौर से सुन लेना, बहुत अच्छा सेक्शन है भी। इसके अंदर ये बोला गया कि अगर आप किसी को सामान बेच रहे हो, सपोज मैं किसी को ये बॉटल बेच रहा हूं और अगर मैं ये आर्ग्यूमेंट करूं कि मुझे इस बॉटल का सेल कंसिडरेशन पता ही नहीं यार, मुझे पता ही नहीं मैं कितने में बेच रहा हूं, ये बॉटल तो मैं जिसको बेचा वो सामने वाला मुझे कुछ ऐसी चीज दे रहा है जिसका मैं डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूं। सपोज ये बॉटल के बदले उसने मुझे कोई दूसरी बॉटल दे दिया, तो फिर मैं क्या लूं इसका सेल कंसिडरेशन? मुझे नहीं पता। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर इफ द सेल कंसिडरेशन इज नॉट डिटरमिनेबल, अगर आप सेल कंसिडरेशन डिटरमाइन नहीं कर पाते हो तो सेक्शन 50D एप्लीकेबल हो जाएगा। 50D क्या बोलता है? अगर आप सेल कंसिडरेशन डिटरमाइन नहीं कर पाते हो तो जो चीज आप दे रहे हो ना सामने वाले को, उसका एफएमवी जो होगा ना ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, वही आपका सेल कंसिडरेशन हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ये बॉटल दे रहा हूं तो इस बॉटल की एफएमवी विल बिकम व्हाट? सेल कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 50D। 50D के हिसाब से वो आपका सेल कंसिडरेशन बन जाएगा। सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज स्लम सेल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के अंदर इन द चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स का हार्ट है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया टॉपिक है। अब इसके अंदर हो चुके हैं 3 अमेंडमेंट्स भी। छोटे छोटे अमेंडमेंट है, बहुत बड़े बड़े अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन है अमेंडमेंट। अब पहला अमेंडमेंट क्या है इसके अंदर? सबसे पहले स्लम सेल का मतलब क्या होता है? स्लम सेल का मतलब क्या लॉ में डिफाइंड है? यस, इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 42C। सेक्शन 2 क्लॉज 42C में स्लम सेल डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है? स्लम सेल का मतलब होता है आपका बिजनेस है, बिजनेस के अंदर बहुत सारी अंडरटेकिंग है, उसमें से एक आध अंडरटेकिंग आपने लमसम कंसिडरेशन पे बेच दिया। लमसम, ऐसा इंडिविजुअल एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यूएशन करके नहीं बेच रहे हो, डायरेक्ट ऐसा मतलब ऐसा गुच्छा बनाया और बेच दिया for a lump sum consideration without assigning individual values to any asset and liability, that is known as slum sale। अब इस slum sale के डेफिनेशन के अंदर एक छोटा सा डिफेक्ट था, गवर्नमेंट ने उस डिफेक्ट को क्योर कर दिया। स्लम सेल के अंदर क्या कवर था? सिर्फ सेल कवर था। मतलब क्या हुआ कि मैंने अगर आपको अपना पूरा बिजनेस का अंडरटेकिंग बेचा सेल किया तो ही कवर्ड है। मतलब अगर मैंने अपने बिजनेस का अंडरटेकिंग आपको दिया, बदले में आपने मुझे कुछ एक्सचेंज में दिया, तो वो नहीं कवर्ड था उसके अंदर। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला यार ये तो गलत है, इसलिए गवर्नमेंट ने सेल वर्ड को हटाया और सेल वर्ड के जगह पर गवर्नमेंट ने अब क्या डाल दिया? गवर्नमेंट ने बोला अब सेल वर्ड बराबर नहीं है, क्योंकि यहां पर सिर्फ सेल वाले चीज कवर्ड है, और गवर्नमेंट ने बोला सेल वर्ड हटा के यहां पर अब क्या डाल दो? ट्रांसफर डाल दो।
कि ट्रांसफर में तो और भी चीजें आती है ना, सिर्फ बेचना थोड़ी ट्रांसफर है। ट्रांसफर इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, एलिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपलसरी एक्विजिशन, वो सब चीजें भी तो ट्रांसफर के डेफिनेशन में आती है। तो देयरफॉर गवर्नमेंट ने सेल वर्ड हटाया और उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर वर्ड डाल के रिप्लेस कर दिया, ताकि इसके स्कोप को और बढ़ा दे, इसमें और ज्यादा चीजें आना शुरू हो जाए। ठीक है ना। सर स्लम सेल में कुछ भी ऐसा इंडिविजुअल एसेट्स का वैल्यूएशन नहीं करने का, नहीं 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 नहीं, ऐसा गुच्छा बनाओ, सारे एसेट्स बेचो, बदले में 50 करोड़ 100 करोड़ जो भी मिल रहा है सामने वाले से ले लो। इंडिविजुअल एसेट्स और वैल्यू लायबिलिटीज का वैल्यूएशन करना जरूरी नहीं है। हाँ, सिर्फ एक जगह पे आप करोगे तो चलेगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी, उससे स्लम सेल के अंदर मानेगी, वैलिड मानेगी। वो एक जगह कौन सी है सर, अगर आप स्टैंप ड्यूटी पर्पस के लिए अगर लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर अग्रीमेंट में लिखते हो और ये मेंशन करते हो कि इसका सेल कंसीडरेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है कि सेल डीड के अंदर आपका स्टैंप ड्यूटी ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग मेंशन होनी चाहिए, इसलिए मेंशन कर रहा हूं। इसका सेल कंसीडरेशन से कोई लेना देना नहीं है तो वो चल जाएगा, गवर्नमेंट ने बोला उस केस में स्लम सेल हम उसको वैलिड मानेंगे। ठीक है ना। स्लम सेल के अंदर कैलकुलेशन कैसे होता है, वो सब चीजों के बारे में एक एक करके बताता हूं, उसमें छोटा सा अमेंडमेंट भी है, वो भी सब बता देता हूं मैं आपको एक एक करके। हाँ, स्लम सेल के अंदर स्लम सेल लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म है सर, कैसे पता चलेगा, अगर आपका बिजनेस अंडरटेकिंग, जिस अंडरटेकिंग को आप बेच रहे हो, जिस यूनिट को आप बेच रहे हो, अगर वो 36 मंथ से ज्यादा पुरानी है तो लॉन्ग टर्म, और अगर 36 मंथ से तक पुरानी है तो वो शॉर्ट टर्म मानी जाएगी। ठीक है सर। चार्ज किस साल में होगा, जिस साल में वो अंडरटेकिंग बेचोगे उस साल में आपको टैक्स लग जाएगा। ठीक है सर। और सर अगर उसके अंदर कुछ असेट्स मैंने सर स्लम सेल के ऊपर इंडेक्सेशन मिलता है, स्लम सेल में इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये चीज दिमाग में रखना। सर मेरी अंडरटेकिंग तो 10 साल पुरानी है, लेकिन उसके अंदर कुछ असेट्स मैंने 3 दिन पहले खरीदा या 3 महीने पहले खरीदा, तो भी मेरा अंडरटेकिंग का जो गेन होगा लॉन्ग टर्म माना जाएगा। द आंसर इज यस। अगर अंडरटेकिंग आपकी 10 साल पुरानी है, फिर अपने असेट भले 3 दिन पहले खरीदा, 3 महीने पहले खरीदा, 6 महीने पहले खरीदा, असेट कब खरीदा वो नहीं चेक करने का, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है पता लगाने के लिए, अंडरटेकिंग कितनी पुरानी है वो पता लगाने का। अगर अंडरटेकिंग 3 साल से ज्यादा पुरानी है, 36 मंथ से ज्यादा पुरानी है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, फिर असेट भले आपने 3 महीने पहले खरीदा होगा तो भी चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। स्लम सेल में कैलकुलेशन कैसे होगा, सर स्लम सेल में इंडेक्सेशन मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। सर स्लम सेल का कैलकुलेशन कैसे होगा, कैपिटल गेन्स कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, जो भी सामने वाले से पैसा मिला वो सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, हम तो पूरी अंडरटेकिंग बेच रहे हैं ना, कोई एसेट थोड़ी बेच रहे, तो वो अंडरटेकिंग का नेटवर्क। सर तो उस अंडरटेकिंग की नेटवर्क को कैसे कैलकुलेशन करेंगे, उसके लिए आपको असेट्स और लायबिलिटीज को कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। असेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने उसमें एक अमेंडमेंट लाके चौथा कैटेगरी में डाल दिया, और चौथा कैटेगरी क्या है मैं बताता हूं। ठीक है आपको। अब असेट को आप 4 कैटेगरी में डिवाइड करोगे। सबसे पहले डेप्रिशिएबल असेट, दूसरा नॉन डेप्रिशिएबल असेट, तीसरा 35 एडी वाले अगर कोई एसेट है जिसपे आपने 35 एडी में डिडक्शन क्लेम किया, चौथा जो अभी अमेंडमेंट आया फाइनेंस एक्ट 2021, अगर कोई गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन है जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, परचेज गुडविल नहीं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये चौथा कैटेगरी। अब डेप्रिशिएबल असेट के लिए क्या करोगे सर, और फिर एक पांचवा कैटेगरी लायबिलिटीज। लायबिलिटी में कोई कैटेगरी नहीं, लायबिलिटी लायबिलिटी है। असेट की 4 कैटेगरी, पहला डेप्रिशिएबल असेट। सर डेप्रिशिएबल असेट का वैल्यू कहां से लो, इनकम टैक्स की डब्ल्यूडीवी 43(6) सेक्शन 43 क्लॉज 6 की डब्ल्यूडीवी। सर नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स के लिए क्या लेना है, नॉन डेप्रिशिएबल असेट जैसे लैंड है आपका, इन्वेस्टमेंट्स है, बैंक अकाउंट है, डेटर्स है, स्टॉक है, उसके लिए बुक वैल्यू। अगर कोई रिवैल्यूएशन है तो उसको इग्नोर करो, बुक वैल्यू लेना है। मार्केट वैल्यू है तो इग्नोर करो, बुक वैल्यू लेना है। इन्वेस्टमेंट्स का मार्केट वैल्यू इग्नोर करो, बुक वैल्यू लो। रिवैल्यूएशन इग्नोर करो, बुक वैल्यू लो। मार्केट वैल्यू इग्नोर करो, बुक वैल्यू लो। ठीक है फॉर नॉन डेप्रिशिएबल असेट। डेप्रिशिएबल तो इनकम टैक्स से ढापो 43(6). सर 35 एडी एसेट का वैल्यू निल। और चौथा जो फाइनेंस एक्ट 2021 में आया सर, वो उसके लिए क्या करना होगा, जो फाइनेंस एक्ट 2021 में आया वो कौन सा एसेट बताया आपको, मैंने अभी तो बताया आपको कौन सा एसेट है वो गुडविल है ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन जो सेल्फ जनरेटेड, परचेज नहीं, उसका वैल्यू भी आपको निल लेना पड़ेगा। ठीक है एग्जाम में आ सकता है, देखो ये FA21 का अमेंडमेंट इसलिए आ सकता है, उसकी वैल्यू नहीं ले लो। और लायबिलिटी की वैल्यू आप बुक वैल्यू ले लो। सर लायबिलिटी में कंटेंजेंट लायबिलिटी आएगी, कंटेंजेंट लायबिलिटी नहीं आएगी, जो एक्चुअल लायबिलिटी आएगी वही आएगी। ठीक है सर। अभी ये जो यूनिट है, ये जो मैं बेच रहा हूं सर सामने वाले को, उसमें अगर कुछ लॉस वॉस है तो वो लॉस कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा, वो एक्जिस्टिंग कंपनी कैरी फॉरवर्ड करेगी। लॉस यूआईडी वो सब एक्जिस्टिंग कंपनी बंद थोड़ी हो रही होते हुए अपने एक यूनिट दे रही है, वो थोड़ी कंपनी थोड़ी बंद कर रही है, तो वो लॉस वॉस जो भी उसका एक्जिस्टिंग यूनिट कंटिन्यू करेगी। ठीक है तो ये दूसरा अमेंडमेंट था जो गुडविल वाला। और तीसरा अमेंडमेंट क्या पता है, अब से गवर्नमेंट ने बोला जो सेल कंसिडरेशन है ना, जो सेल कंसिडरेशन मैं आपको बेच रहा हूं, बदले में आपको मुझे पैसा दे रहे हो, तो वो सेल कंसिडरेशन भी कैसे निकालने का ना, उसके लिए भी गवर्नमेंट एक प्रिस्क्राइब मैनर बताएगी। अब वो मैनर जब बताएगी तब देखेंगे, अभी तक गवर्नमेंट ने मैनर बताया नहीं है। ठीक है जब बताएगी तब देख लेंगे। तो दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज ऑल अबाउट। ठीक है एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज अ बिग वन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड दैट इज अबाउट सेक्शन 47 व्हिच टॉक्स अबाउट नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर। ऐसे कौन कौन से ट्रांसफर है जिसपे इनकम टैक्स में कैपिटल गेन्स नहीं लगता है। ठीक है तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसफर है, कुछ 19 क्लॉज है, 19 क्लॉजेस है टोटल इनकम टैक्स लॉ के अंदर, जिसपे आपको सेक्शन 47 के अंदर एग्जम्पशन मिल जाएगा अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स से आपको माफी मिल जाएगी। ठीक है ना, उसमें से कुछ बातें मैं छोटी छोटी पहले बोल देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है अगर कोई एचयूएफ का पार्टीशन होता है, और अगर एचयूएफ अपने पार्टीशन पे अपने पार्टनर्स, अपने जो भी उसके घर के मेंबर्स है उनको असेट देता है, तो कैपिटल असेट ट्रांसफर करने पे एग्जम्प्ट है। अगर गिफ्ट में आप किसी को असेट देते हो, विल में आप किसी को असेट देते हो, अगर इररिवोकेबल ट्रस्ट में आप किसी को असेट देते हो, तो आप असेट देने पर आपको कोई कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। अमालगमेशन में अगर आप किसी को असेट देते हो, कोई कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। आगे जाकर डिटेल में बात करेंगे एग्जैक्टली अमालगमेशन में आपको कैपिटल गेन का एग्जम्पशन कैसे मिलता है। ठीक है नेक्स्ट, अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को असेट देती है, या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को असेट देती है, ये दोनों के दोनों फुल्ली एग्जम्प्ट है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। ठीक है जो रेसिपिएंट कंपनी है ना, जो कंपनी असेट ले रही है, वो इंडियन कंपनी होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है और
होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी में 100% शेयर होने चाहिए, 100% होल्डिंग होनी चाहिए। मतलब जो रेसिपिएंट कंपनी है वो इंडियन कंपनी, अगर होल्डिंग सब्सिडरी को दे रही है तो सब्सिडरी इंडियन होनी चाहिए, और सब्सिडरी होल्डिंग को दे रही है तो होल्डिंग इंडियन होनी चाहिए। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन 100% होल्डिंग होनी चाहिए, 99% होल्डिंग भी नहीं चलेगा। तीसरा कंडीशन, एक बार असेट ट्रांसफर हो गया उसके 8 साल तक फिर वो उस असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर 8 साल के अंदर उसने अगर उस कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया तो यहां पर सेक्शन 47A के अंदर आपका जो भी कैपिटल गेन्स पहले टैक्स एग्जेम्प्ट हुआ था वो पूरा का पूरा विड्रॉ हो जाएगा, और सेक्शन 155(7)B के हिसाब से आपको फिर से आपका पिछले सालों का ऑर्डर को क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए असेसिंग ऑफिसर को 4 साल का और समय मिल जाएगा फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच यू मेक अ वायलेशन। सिमिलरली 8 साल तक आपको कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट तो करना ही नहीं है, साथ साथ में 8 साल तक आप 100% से 1% भी कम हुए ना अगर, तो भी आपका कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा, और फिर आपको अपने पुराने सालों का ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये चीज दिमाग में रखना। ठीक है ना, ये पढ़ाने का रीजन क्या था, सेक्शन 47 का एक ग्लिम्स दिया मैंने आपको, पूरा का पूरा सेक्शन 47 नहीं बोला हूं, पूरा का पूरा सेक्शन 47 एक एक करके अभी मैं खोलूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, बहुत समय चला जाएगा इन सब चीज को करने के अंदर। ठीक है ना, अब सबसे पहले मैं सेक्शन 49 की बात कर लेता हूं, क्योंकि 47 के साथ थोड़ा सा 49 का लिंक है, वो हम लोग खत्म कर लेते पहले। अगर आपको गिफ्ट में कोई एसेट मिलता है, विल में कोई एसेट मिलता है, अमालगमेशन में कोई एसेट मिलता है, डीमर्जर में कोई एसेट मिलता है, होल्डिंग से मिलता है, सब्सिडरी से मिलता है, या इनहेरिटेंस में कुछ मिलता है, एचएफ के पार्टीशन पे अगर एसेट कुछ मिलता है, अगर आपको ऐसे एसेट मिल रहा है मतलब आपने उसके लिए कोई कीमत नहीं चुकाई है, फ्री में मिल गया ऑलमोस्ट। ठीक है, अब अगर आप उस एसेट को आगे जाकर बेचोगे तो आपके हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, वो दिया गया है सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 के अंदर। तो उस केस में आपके हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर प्लस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू द प्रीवियस ओनर प्लस द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट टू द प्रीवियस ओनर प्लस आप खुद भी जो इंप्रूवमेंट करोगे ना वो भी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ये 3 चीजें आ जाएगी। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग भी क्लब हो जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी क्लब हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। टू डिटरमाइन वेदर द एसेट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग भी आपको क्लब करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, नाउ सर इंडेक्सेशन कौन से साल का मिलेगा, उस पर लड़ाई चल रही है। उसमें लड़ाई ये चल रही है कि अगर आपको आपके फादर ने गिफ्ट दिया आज और आप 2 साल बाद बेच देते हो तो इंडेक्सेशन मेरे फादर ने जब खरीदा था तब का लू, या मुझे जब असेट मिला मेरे फादर से तब का लू, उस पर लड़ाई चल रही है। इनकम टैक्स लॉ बोलता है कि आपको जब असेट मिला तो आप अभी का इंडेक्सेशन लोगे डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आप आज का इंडेक्सेशन लोगे जब आपको फादर से असेट मिला। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट बोलता है इन द केस ऑफ मंजुला जेशा कि आप जब आपके प्रीवियस ओनर ने आपको असेट बेचा था ना उसका भी आप क्या ले सकते हो, आप डिनोमिनेटर में इंडेक्सेशन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल 2002 में आपके फादर ने असेट खरीदा और 2018 में आपको गिफ्ट दिया, 2020 में आपने बेच दिया, तो इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, आप पीरियड ऑफ होल्डिंग पूरा काउंट करो। दैट इज आप पूरा 2002 से लेकर 2020 तक काउंट करो कि असेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, वो पता लगाने के लिए। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, इंडेक्सेशन के लिए आपको डिनोमिनेटर में 2018 लेना पड़ेगा। लेकिन मंजुला जेशा का बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट बोलता है आप प्रीवियस ओनर में जब खरीदा था वो भी डिनोमिनेटर में आप ले सकते हो। ठीक है, वो यहां पर दिया गया। आगे बढ़ रहा हूं मैं, कुछ बहुत जबरदस्त केस लॉ है ऑफ आरएम अरुणाचलम और आदित्य कुमार जजोड़िया। आरएम अरुणाचलम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आदित्य कुमार जजोड़िया रिसेंट हाईकोर्ट का जजमेंट है, कलकत्ता हाईकोर्ट 2018 का। ठीक है, उसी के बाद में बात करूंगा वीएसएमआर जगदीश चंद्रन, वो भी उसी का एक्सटेंशन है। अब इन दोनों केस लॉ में क्या हुआ था, मैं पहले आरएम अरुणाचलम के बारे में बात कर लेता हूं कि इसमें क्या था, एक फादर था, एक फादर ने एक असेट खरीदा, असेट खरीदने के बाद फादर ने उस पर लोन ले लिया। ठीक है, लोन लेने के बाद फादर ने उसको मॉर्गेज करके लोन ले लिया। ठीक है, उस असेट में अब आगे जाकर फादर की डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है तो बेटे को क्या मिलता है, प्रॉपर्टी की राइट मिलती है, क्योंकि फादर ने बोला था कि इनहेरिटेंस में मेरे बेटे को दे देना। ठीक है, अब बेटा कुछ नहीं कर सकता है, बेटा क्योंकि प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लगा हुआ है, तो बेटे ने क्या किया, लोन चुकाया। तो बेटे ने जो लोन चुकाया तो उस टाइटल को क्लियर करने के लिए, क्योंकि जो प्रॉपर्टी फादर ने देखी गई थी वो टाइटल उसका अनक्लियर था, क्योंकि फादर ने उसके ऊपर लोन लेकर गया था, तो बेटे ने उस लोन को चुकाया। और अगर बेटे ने उस लोन को चुकाया तो क्या बेटे को उसका डिडक्शन मिलेगा, द आंसर इज यस, क्योंकि बेटे को जब प्रॉपर्टी मिली थी तो वो अनक्लियर टाइटल के साथ मिली थी और बेटे ने लोन चुकाकर उसके टाइटल को क्लियर किया, तो जो लोन का पेमेंट कर रहा है उसको बोला जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और उसको उसका डिडक्शन मिलेगा। अब वीएसएमआर जगदीश चंद्रन में क्या होता है, एक असेसी था, उसने प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसने लोन लिया, लोन लेने के बाद वो खुद लोन रीपे कर रहा है, कोई मरा वरा नहीं, उसके घर वाला नहीं, वो खुद लोन रीपे कर रहा है और खुद लोन रीपे करने के बाद बोलता है मुझे डिडक्शन दे दो। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इन द केस ऑफ वीएसएमआर जगदीश चंद्रन के ऐसे केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी तब उसका टाइटल एकदम क्लियर था, वो तो आप खुद उसका टाइटल खराब कर रहे हो और उसके बाद उसको खुद आप क्लियर कर रहे हो और उसके बाद खुद आप उसका डिडक्शन मांग रहे हो, आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला, मेहरबानी कीजिए प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ते अभी हम लोग पूरा अमालगमेशन के बारे में इनसाइड आउट डिस्कशन कर लेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले अमालगमेशन का मतलब क्या होता है वो डिफाइंड है सेक्शन 21B में। 21B में सिर्फ और सिर्फ अमालगमेशन ऑफ कंपनीज कवर्ड है और किसी का भी अमालगमेशन कवर्ड नहीं है। सबसे पहले ये चीज दिमाग में रखना। दूसरी चीज 21B में जो कवर्ड है उसमें क्या बोलता है, बस बहुत सिंपल है कि अमालगमेशन मतलब मर्जर ऑफ 2 कंपनीज, 2 कंपनी साथ में आई वो अमालगमेशन हो जाएगा, जिसमें कुछ कंडीशंस है कि सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी शैल बिकम द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अमालगमेटेड कंपनी, और अमालगमेटिंग कंपनी के 75% शेयर होल्डर्स इन वैल्यू शैल बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ अमालगमेटेड कंपनी। अगर आप ये 2 कंडीशन फुलफिल कर लेते हो तो आपका जो अमालगमेशन है वो इनकम टैक्स के हिसाब से वैलिड अमालगमेशन हो जाएगा। और एक बार आपका इनकम टैक्स के हिसाब से वैलिड अमालगमेशन हो जाएगा तो आपको बहुत भयंकर बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला बेनिफिट, अमालगमेटिंग कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या बेनिफिट है। देखो, अमालगमेटिंग कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जो सेलिंग
अमालगमेटिंग कंपनी होती है जो बंद होने वाली है। तो अब अमालगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट दिया गवर्नमेंट ने, गौर से सुनना। बोला है कि अगर शेयर होल्डर्स अपने अमालगमेटिंग कंपनी के शेयर्स वापस देते हैं, बदले में अमालगमेटेड कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उनको इस पर्टिकुलर शेयर्स को ट्रांसफर करने पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि अमालगमेटेड कंपनी इंडियन कंपनी होना चाहिए। अमालगमेटिंग कंपनी के शेयर्स लौटा दो, अमालगमेटेड इंडियन कंपनी के शेयर्स ले लो, आपको कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब सवाल ये उठ रहा है कि अमालगमेटेड कंपनी इंडियन होना चाहिए, तो मैंने आपको अभी बता दिया। अब एक सवाल ये उठ रहा है, अगर अमालगमेटेड कंपनी खुद अमालगमेटिंग कंपनी की शेयर होल्डर है, तो वो खुद को तो अपने शेयर नहीं दे सकती है ना। हो सकता है अमालगमेटेड कंपनी ऑलरेडी अमालगमेटिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रही है, तो वो अपने पुराने शेयर लौटा के खुद को तो खुद के शेयर नहीं देगी। उस केस में गवर्नमेंट ने बोला है शेयर देने की जरूरत नहीं, उस केस में पैसा दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, आगे जाकर जब आपके पास अमालगमेटेड कंपनी के शेयर्स आ जाएंगे, अब शेयर होल्डर्स ने पुरानी कंपनी के शेयर्स दिए, नई कंपनी के शेयर्स लिए, तो अब नई कंपनी के शेयर्स अमालगमेटेड कंपनी के शेयर्स का कॉस्ट क्या होगा, वही होगा जो अमालगमेटिंग कंपनी के शेयर्स का कॉस्ट था। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्लब हो जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्लब हो जाएगा टू डिटरमाइन वेदर द एसेट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब टैक्स इंप्लीकेशन नंबर 2, अमालगमेटिंग कंपनी के हाथ में क्या टैक्स इंप्लीकेशन आएगा। अमालगमेटिंग कंपनी जो भी एसेट्स ट्रांसफर कर रही है, कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर कर रही है अमालगमेटेड कंपनी को, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई कैपिटल गेन्स नहीं लगने वाला है। कंडीशन सिर्फ एक बहुत मामूली सा है कि सामने वाली कंपनी जो अमालगमेटेड कंपनी वो इंडियन कंपनी होना चाहिए, बस। अगर वो इंडियन कंपनी है तो जो भी एसेट्स ट्रांसफर कर रहा है सब कुछ एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब यहां पर फॉरेन कंपनीज के कुछ अमालगमेशंस के ऊपर एक प्रोविजन है, वो भी बता देता हूं, सुन लो जरा गौर से। सपोज यहां पर एक इंडियन कंपनी बैठी है, यहां एक फॉरेन कंपनी है, यहां एक फॉरेन कंपनी है। अब जो पहली फॉरेन कंपनी है ना, वो इंडियन कंपनीज में शेयर्स होल्ड कर रही है, बराबर से देखना। ठीक है, जो पहली फॉरेन कंपनी जो अमालगमेटिंग कंपनी है ना, वो इंडियन कंपनी में शेयर होल्ड कर रही है। ठीक है, तो अब ये अमालगमेटिंग कंपनी का दूसरे अमालगमेटेड कंपनी से, दोनों फॉरेन कंपनी है, अमालगमेटिंग कंपनी भी फॉरेन कंपनी है, अमालगमेटेड फॉरेन कंपनी, और अमालगमेटिंग कंपनी का अपनी इंडियन कंपनी के अंदर शेयर है। अब ये अमालगमेटिंग कंपनी का अगर दूसरी अमालगमेटेड कंपनी के साथ अमालगमेशन होता है, तो क्या उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। गवर्नमेंट ने बोला है उसको भी एग्जेम्पशन मिलेगा, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कंडीशन डाला है कि अगर ये अमालगमेटिंग कंपनी के 25% शेयर होल्डर अगर यहां से यहां चले जाते हैं, प्लस ये ट्रांजैक्शन अमालगमेटिंग कंपनी के देश में अगर टैक्सेबल नहीं है, तो इंडिया भी उसको टैक्स कर देगा। और अगर अमालगमेटिंग कंपनी के देश में अगर ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है, तो इंडिया भी उस पर टैक्स लगाएगा, चेक करना। तो अमालगमेटिंग फॉरेन कंपनी को क्या करना है, अपने 25% शेयर होल्डर्स अमालगमेटेड कंपनी में ट्रांसफर कर देना है, और ये मेक श्योर करना है कि उसकी कंट्री के अंदर ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन टैक्सेबल नहीं है। अगर वहां माफ है तो इंडिया भी माफ कर देगा, और वहां टैक्सेबल है तो इंडिया भी टैक्सेबल कर देगा, और फिर दोनों देश का DTAA देखा जाएगा और उस हिसाब से टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन की जाएगी। ठीक है, अब ऐसा सिमिलर सर्कमस्टेंस आगे जाके वोडाफोन के केस लॉ में भी आने वाला है, इसलिए मैंने यहां पर इंटरलिंकिंग कर दिया। ऑल्सो रेफर वोडाफोन केस लॉ लेटर ऑन, वहां पर भी ऐसा सेम टू सेम सर्कमस्टेंस आने वाला है, विद सेम कंडीशन, विद वन माइनर चेंज। जब भी मैं वोडाफोन केस लॉ का रिवीजन कराऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं टुवर्ड्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, एंड दैट इज लॉसेस। क्या अमालगमेशन में जो भी अमालगमेटिंग कंपनी के लॉसेस हैं और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, क्या वो अमालगमेटेड कंपनी को कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा? द आंसर इज यस। सेक्शन 72 है, उसके बारे में बात करता है कि अमालगमेटिंग कंपनी के जो भी लॉसेस है, जो भी अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, वो अमालगमेटेड कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। लेकिन ये बेनिफिट सबके लिए नहीं है। ये बेनिफिट किस किस के लिए? ये बेनिफिट सिर्फ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है सर? उसका मतलब नीचे गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है। ठीक है, सबसे पहले चेक कर लो। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो गुड्स का, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो सॉफ्टवेयर का, तो आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो। या तो आप पावर जनरेशन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन करते हो, तो आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो। या आप टेलीकम्युनिकेशन सर्विस या इंटरनेट सर्विसेज में हो, तो आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो। या आप माइनिंग बिजनेस में हो, तो आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो। या आप कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप, एयरक्राफ्ट, रेल सिस्टम करते हो, तो आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो। ये 6 बिजनेस करने वाले इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग माने जाएंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के साथ साथ और किस किस कंपनी को गवर्नमेंट ने सेक्शन 72 के अंदर बेनिफिट दिया है? शिप को बेनिफिट दिया है, होटल को बेनिफिट दिया है। कि अगर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का अमालगमेशन होता है, एक शिप का अमालगमेशन होता है, एक होटल का अमालगमेशन, उनको बेनिफिट मिलेगा। और बैंकिंग कंपनी को बेनिफिट मिलेगा अगर बैंकिंग कंपनी का अमालगमेशन होता है विद अ स्पेसिफाइड बैंक, तो अगर बैंकिंग कंपनी का भी अमालगमेशन होता है तो वो भी कवर्ड है। प्लस यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आए। पहले सिर्फ एयरक्राफ्ट वाली पीएसयूज को कवर किया था गवर्नमेंट ने, मतलब जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज एयरक्राफ्ट बिजनेस में इन्वॉल्व है सिर्फ उन्हीं को कवर किया था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोल दिया वन पब्लिक सेक्टर कंपनी विद अनदर पब्लिक सेक्टर कंपनी अगर अमालगमेशन करता है तो उनको भी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब से गवर्नमेंट ने एयरक्राफ्ट के पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं बल्कि किसी भी किस्म के पब्लिक सेक्टर कंपनी का अमालगमेशन होता है तो उसको गवर्नमेंट ने बेनिफिट देना शुरू कर दिया। प्लस आपको बताओगे अभी आजकल रिसेंटली गवर्नमेंट एक काम कर रही है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों डिसइन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चल रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपनी खुद की कंपनीज को बेच देना। जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एयर इंडिया ने बेच के किसको दे दिया? टाटा को दे दिया। तो अगर डिसइन्वेस्टमेंट में अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ अमालगमेशन हो रहा है तो वो भी यहां पर कवर हो जाएगा। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन डाल दिया है गवर्नमेंट ने, टेक्निकल कंडीशन डाल दिया है कि एक बार अगर सपोज मैं कौन हूं, मैं टाटा हूं, आप कौन हो, आप एयर इंडिया हो, आप पब्लिक सेक्टर कंपनी हो, मैं टाटा हूं, तो टाटा पब्लिक सेक्टर कंपनी को बोलेगा कि एक बार मैंने आपको कमिटमेंट दे दिया, आप 5 साल के अंदर आप अगले अभी इसके आगे आप कभी एक अग्रीमेंट साइन करो कि इसके आगे आप और किसी के साथ अमालगमेशन नहीं करोगे। और जैसे ही अग्रीमेंट साइन हो जाएगा ना कि आप और किसी के साथ अमालगमेशन नहीं करोगे, तो उसके 5 साल के अंदर हमारा अमालगमेशन इफेक्टिव हो जाना चाहिए। मतलब सपोज आज मैं टाटा हूं, सुनो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अमेंडमेंट है बाय फाइनेंस एक्ट 2021, इसको ज्यादा डिटेल में समझना है तो आपको अमेंडमेंट का लेक्चर देखना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी जो मेरे रेगुलर बैच वाले फास्ट ट्रैक बैच स्टूडेंट है उनको तो समझ में आया होगा क्योंकि वहां पे मैंने उसको डिटेल में कवर किया। लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर एक बात बोल देता हूं कि अगर मैं सपोज
टाटा हूं, आप एयर इंडिया हो, तो मैं आपको एक कमिटमेंट दे रहा हूं कि मैं आपकी कंपनी खरीदने वाला हूं, ठीक है। तो आपकी कंपनी अगर मैं खरीदने वाला हूं, आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपनी कंपनी का, किसको, प्राइवेट कंपनी को, पब्लिक कंपनी को, तो आप एक पब्लिक सेक्टर कंपनी को बंद कर रहे हो, अपनी कंपनी मुझे दे रहे हो, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपकी कंपनी खरीदूंगा, लेकिन आपको भी प्रॉमिस करना है कि आप किसी और को अमालगमेशन करवा के बेचोगे नहीं, ठीक है। जैसे आपने प्रॉमिस कर दिया, उस साल के एंड से 5 साल के अंदर अमालगमेशन इफेक्टिव हो जाना चाहिए, यहां पर लिखा गया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपनी अंडरटेकिंग का 51% से ज्यादा शेयर्स बेच देती है और पूरा का पूरा कंट्रोल बायर को दे देती है, तो उसका माना जाएगा, उसका मतलब माना जाएगा वो डिसइन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते, तो ये 4 बिजनेस को ये बेनिफिट दिया गया। क्या बेनिफिट है, बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि जो भी अमालगमेटिंग कंपनी के लॉसेस है वो अमालगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर हो जाएंगे। कितने सालों के लिए, कैसे, क्या हो, सब मैं बताता हूं, ठीक है। लेकिन अभी और भी कंडीशन है, इतनी आसानी से गवर्नमेंट आपको छोड़ने नहीं वाली है। अमालगमेटिंग कंपनी को कुछ कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे। क्या, अमालगमेटिंग कंपनी को पहला कंडीशन, अमालगमेटिंग कंपनी को 2 कंडीशन फुलफिल करना है। कंडीशन नंबर 1 कि अमालगमेटिंग कंपनी का बिजनेस कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। अगर आज अमालगमेशन होता है तो कम से कम 3 साल या उससे पुराना बिजनेस होगा, तो ही आपको लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा, अदरवाइज आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। सपोज मिसाल के तौर पर अगर आपने आज बिजनेस शुरू किया, अगले साल आपको अमालगमेशन करना है और लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, नहीं अलाउड है। कम से कम 3 साल पुराना बिजनेस होना चाहिए, 3 साल या उससे पुराना बिजनेस है तो ही आपको अमालगमेशन में लॉस कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकंड, अमालगमेटिंग कंपनी के पास 2 साल पहले जितने भी फिक्स्ड असेट्स थे उसके 75% वैल्यू ऑफ असेट्स आज भी अमालगमेटिंग कंपनी के पास होना चाहिए। मतलब अगर 2 साल पहले अगर उनके पास 100 करोड़ के असेट्स थे तो आज उनके पास 75 करोड़ का बुक वैल्यू ऑफ असेट्स आज भी उनके पास होना चाहिए। अगर उनके पास आज उतना असेट नहीं है तो ये अमालगमेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। उसके लिए नीचे एग्जांपल दिया हूं, आपको एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। अमालगमेटेड कंपनी को 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहला कंडीशन, एक बार अमालगमेशन हो गया उसके बाद उसको 5 साल तक बिजनेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा, सबसे पहला बिजनेस, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन वो है, अगर 5 साल तक बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा तो अमालगमेटेड कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सबसे पहला कंडीशन यही है कि अमालगमेटेड कंपनी को बिजनेस को 5 साल कंटिन्यू करना पड़ेगा, ये पहला कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, अगर अमालगमेटेड कंपनी एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का अगर करता है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का अमालगमेशन करता है तो उसको कुछ और प्रिस्क्राइब कंडीशंस भी फुलफिल करने पड़ेंगे। क्या प्रिस्क्राइब कंडीशंस, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में कौन आता है, मैन्युफैक्चरिंग ये लोग सब लोग आते हैं, तो इनको कंडीशंस क्या डाला है गवर्नमेंट ने कि जितना भी आपका इंस्टॉल कैपेसिटी है ना, सपोज 1 लाख यूनिट का आपका इंस्टॉल कैपेसिटी है, तो आपको उसका कम से कम 50% तो अचीव करना ही पड़ेगा 4 साल के अंदर, और 5वें साल में वो मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने किसी कंपनी का अमालगमेशन में किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को खरीद लिया तो आपको ये कमिटमेंट देना पड़ेगा कि आप 4 साल तक 50% इंस्टॉल कैपेसिटी पे पहुंच जाओगे और 5वें साल में उसको कम से कम मेंटेन रखोगे, तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन वो 50% तक पहुंच ही नहीं पाया, पूरी कोशिश की वो पहुंच ही नहीं पाया, तो गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन दे देगी। क्या रिलैक्सेशन दे देगी, वो 50% को घटाकर 40%, 30% कर सकती है, या तो 5 साल को बढ़ाकर 6 साल 7 साल तक का आपको एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकती है। ये दोनों रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने आपको यहां पर देके रखा है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, तीसरा कंडीशन क्या है, अमालगमेटेड कंपनी को जो भी असेट्स मिल रहे हैं ना अमालगमेशन में, वो असेट्स का 75% असेट उसके पास भी 5 साल के बाद होना चाहिए। सपोज 2022 में मुझे एक 100 करोड़ के असेट्स मिल रहे हैं अमालगमेशन में, तो मैं अमालगमेटेड कंपनी हूं, मुझे अमालगमेटिंग कंपनी से 100 करोड़ के असेट्स मिले। अब 5 साल बाद जब मैं जाकर देखूं ना, तो 5 साल बाद मेरे पास कम से कम उसके 75% द बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स मेरे पास होने चाहिए, मेरे फिक्स्ड असेट रजिस्टर के अंदर और फिजिकली भी फिक्स्ड असेट में, तभी जाकर मुझे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, अगर आप ये सारे कंडीशंस फुलफिल करते हो, जो 2 कंडीशन अमालगमेटिंग कंपनी को फुलफिल करना है और 3 कंडीशन अमालगमेटेड कंपनी को फुलफिल करना है, तो जो भी अक्यूमुलेटेड लॉसेस है अमालगमेटिंग कंपनी के, अक्यूमुलेटेड लॉसेस में क्या आएगा सर, सिर्फ सेक्शन 72 वाला बिजनेस लॉस और कुछ नहीं आता है। पोपट हो गया, हाउस प्रॉपर्टी नहीं आता है, एचपी नहीं आता है, सीजी नहीं आता है, और उसके बाद में तुम्हारा स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस भी नहीं आएगा, सिर्फ सेक्शन 72 का बिजनेस लॉस आएगा। अगर सेक्शन 72 का बिजनेस लॉस है अमालगमेटिंग कंपनी के पास, या अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, वो पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अमालगमेटेड कंपनी के साथ में। सर बिजनेस लॉस कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, फॉर अनदर 8 इयर्स, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में तो चलो कोई टाइम लिमिट होता ही नहीं है, लेकिन बिजनेस लॉस में तो टाइम लिमिट होता है ना, 8 साल के लिए। स्पेकुलेशन लॉस, नॉन स्पेकुलेशन लॉस 72 के अंदर 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन ये वाला लॉस कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, फॉर अनदर 8 इयर्स। अगर 6 साल पुराना भी लॉस है तो और 8 साल तक आपको कैरी फॉरवर्ड करने का यहां पर मौका मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई भी कंडीशन आगे जाकर वायलेट किया तो जो भी आपका लॉस पहले सेट ऑफ हुआ था, जो भी आपने पहले लॉस कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ हुआ था, वो सबको डीम्ड इनकम हो जाएगी। क्या वायलेशन कर सकता हूं सर मैं, क्या आपको गवर्नमेंट ने कंडीशन दिया कि 5 साल तक आपको बिजनेस कंटिन्यू करना है, अगर आपने वो कंटिन्यू नहीं किया तो आपका लॉस क्या हो जाएगा, डीम्ड इनकम मिल जाएगी। आपको गवर्नमेंट ने कंडीशन दिया अगर आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो, तो आपको बोला कि 4 साल तक आपको 50% अचीव करना है, 5वें साल में मेंटेन रखना, नहीं किया तो डीम्ड इनकम बन जाएगा, जो भी लॉस सेट ऑफ करोगे। आपको गवर्नमेंट ने कंडीशन दिया है कि आपको 5 साल बाद 75% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट होना चाहिए, आपके पास नहीं हुआ तो डीम्ड इनकम बन जाएगी, जो भी आपका इनकम टैक्स पहले माफ हुआ था, जो भी लॉस पहले सेट ऑफ किया था वो सब ऐड बैक करके डीम्ड इनकम बन जाएगा, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट यहां पर टैक्सेशन ऑफ अमालगमेटेड कंपनी। अमालगमेटेड कंपनी के हाथ में क्या टैक्सेबिलिटी, अमालगमेटेड कंपनी मतलब जो परचेजिंग कंपनी है, अब जो आगे जाकर चलने वाली है, वो कंपनी के हाथ में क्या होने वाला है, वो कंपनी के हाथ में असेट्स आ गए। कहां से आ गए, अमालगमेटिंग कंपनी से असेट्स आ गए। अब आगे जाकर वो अगर असेट्स बेचता है तो उसके हाथ में कॉस्ट क्या होगा, उसके हाथ में कॉस्ट कुछ नहीं होगा, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू द प्रीवियस ओनर, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट टू द प्रीवियस ओनर प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट टू द करंट ओनर। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्लब होगा, क्लब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टू डिटरमाइन वेदर द असेट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, पीरियड ऑफ होल्डिंग हैज टू बी क्लब्ड, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दिस। नाउ अब यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल मेहनत की है, जो मैंने आपको क्लास में भी बताया था, वो क्या है, मैंने यहां पर पीजीबीपी से रिलेटेड जितने भी अमालगमेशन के प्रोविजन है वो सारे यहां पर डाल दिए। जैसे
साइंटिफिक रिसर्च अगर बिजनेस में है एसएससी, तो क्या साइंटिफिक रिसर्च एसेट ट्रांसफर करने पर भी बेनिफिट मिलेगा? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। आगे जाकर अगर सामने वाली कंपनी ने बेचा तो उसके हाथ में सेक्शन 41(3) एक्सप्लेनेशन 1 243(1) ये सब कुछ लगना शुरू हो जाएगा। और साइंटिफिक रिसर्च का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का लॉस होता है, पता है, वो भी यूएडी की तरह ट्रीट होता है, वो भी यूएडी की तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होता है। तो क्या वो भी कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा अलॉन्ग विद यूएडी? यस, यूएडी के साथ साथ साइंटिफिक रिसर्च का जो लॉस है वो भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। चेक करो, यहां पर दिखता है आपको, पूरा पीजीपीपी का इंप्लीकेशन डाल दिया। नेक्स्ट, अगर अमालगमेशन कोई टेलीकॉम कंपनी का हो रहा है तो टेलीकॉम कंपनी को डिडक्शन मिलता है ओवर द इयर्स फॉर 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, लाइफ ऑफ द लाइसेंस पे मिलता है। तो क्या अगर पिछली कंपनी ने 5 साल के लिए डिडक्शन क्लेम किया था तो आगे वाली कंपनी को बैलेंस नंबर ऑफ इयर्स के लिए मिलेगा? जरूर मिलेगा। और आगे वाली कंपनी ने अगर लाइसेंस बेचा तो उसको कैपिटल गेन्स और पीजीपीपी इनकम पे डीम्ड इनकम भी भरना पड़ेगा। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ट्रीटमेंट ऑफ अमालगमेशन एक्सपेंसेस, ये फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंस, ये सारे के सारे एक्सपेंस है ना, ये सारे के सारे यहां तक ये लेकर पॉइंट नंबर 6 से लेकर पॉइंट नंबर 10 तक ये सारे के सारे अमोटाइज होते हैं। पता है, कोई 5 साल कोई 10 साल पे अमोटाइज होता है। तो अगर सपोज 2 साल खत्म हो गए, अमालगमेटिंग कंपनी ने 2 साल के लिए अमोटाइज किया था, क्या बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स के लिए अमालगमेटेड कंपनी को मिलेगा? आंसर इज यस, जरूर मिलेगा। उसके बाद अगर बैड डेट्स, अगर अमालगमेटिंग कंपनी ने सामान बेचा है और अमालगमेटेड कंपनी के हाथ में अगर वो आके बैड हो जाता है तो क्या अमालगमेटेड कंपनी को आके डिडक्शन मिलेगा? यस मिलेगा। टीवी भद्र राव के कोटेश्वर राव, अगर सामान अमालगमेटिंग कंपनी ने बेचा है लेकिन डिडक्शन अमालगमेटेड कंपनी ले रहा है तो डिडक्शन मिलेगा उसको। उसके बाद अगर समान अमालगमेटिंग कंपनी ने डिडक्शन क्लेम किया है किसी एक्सपेंडिचर का और अमालगमेटेड कंपनी के हाथ में वो डिडक्शन रिकवर होता है तो क्या उसके हाथ में वो रिकवरी पे टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। पीके के माल चेक करो, सॉरी, उसके हाथ में रिकवरी पे टैक्स लग जाएगा 41(1) के अंदर। अमालगमेटिंग कंपनी ने, ये एक बहुत बारीक डिफरेंस है, अमालगमेटिंग कंपनी ने क्या किया है? एक्सपेंडिचर क्लेम किया है, और अमालगमेटेड कंपनी ने वो एक्सपेंडिचर की रिकवरी किया है, तो वो डीम्ड इनकम है। लेकिन अगर अमालगमेटिंग कंपनी ने बैड डेट्स क्लेम किया है और अमालगमेटेड कंपनी को बैड डेट्स की रिकवरी होती है तो बैड डेट्स पे टैक्स नहीं लगता। ये बहुत बारीक डिफरेंस है पॉइंट नंबर 12 और 13 के अंदर, आप पीजीबीपी के चैप्टर में भी जाके देख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया पीके के माल के केस में उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन का डिडक्शन कैसे मिलेगा वो भी मैंने पीजीपी में आपको बताया था सेक्शन 32 में। अज्यूम दैट देयर इज नो अमालगमेशन एंड देन कंप्यूट डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड देन डिवाइड बिटवीन बोथ ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज। याद आता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अमालगमेटिंग कंपनी के पास जो भी एसेट्स होंगे वो अमालगमेटेड कंपनी के पास आ जाएंगे, तो अमालगमेटेड कंपनी के हाथ में उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? वही एक्चुअल कॉस्ट होगा जो उसके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट था, वही डब्ल्यूडीवी होगा जो उसके हाथ में फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर पे डब्ल्यूडीवी थी, वही तेरे हाथ में डब्ल्यूडीवी हो जाएगा। उसमें डुअल बेनिफिट भी मिलता है, याद करना। पीजीबीपी का डेप्रिसिएशन का रिवीजन देख लो। अब यहां पर मैंने एक नोट डाला, स्पेशल नोट फॉर पॉइंट नंबर 5 6 7 8 9 10। ये पॉइंट्स क्या मालूम? ये सारे पॉइंट्स में अमोर्टाइजेशन हो रहा है, जैसे अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वीआरएस एक्सपेंस, अमालगमेशन एक्सपेंसेस 1/5 तो सवाल ये उठ रहा है कि पिछले सालों में तो अमालगमेटिंग कंपनी ने डिडक्शन क्लेम किया, आगे के सालों में अमालगमेटेड कंपनी डिडक्शन क्लेम करेगा, तो ईयर ऑफ अमालगमेशन, जिस साल में अमालगमेशन हो रहा है उस साल में डिडक्शन कौन क्लेम करेगा? उस साल में पूरा डिडक्शन अमालगमेटेड कंपनी क्लेम करेगा। ये चीज दिमाग में रखना, मतलब द परचेजिंग कंपनी विल क्लेम द एंटायर डिडक्शन। कोई बाइफरकेशन यहां पर नहीं होने वाला है, कोई बाइफरकेशन नहीं होने वाला है यहाँ पर। और इसके आगे एक इंटरलिंकिंग कर रहा हूं मैं, सेक्शन 44D भी देखना। 44D में बाइफरकेशन होता है, ईयर ऑफ अमालगमेशन में भी, ईयर ऑफ अमालगमेशन में भी बाइफरकेशन होता है। सर 44D क्या है पहले वो तो बताओ। अमालगमेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, अगर 2 कोऑपरेटिव बैंक का अमालगमेशन होता है तो उनका सेक्शन 32, सेक्शन 35D, 35DD, 35DD है, ये सारे खर्चे क्या होते हैं? बाइफरकेट होते हैं ईयर ऑफ अमालगमेशन में भी। पिछले सालों का तो अमालगमेटिंग कंपनी, आगे के सालों का अमालगमेटेड कंपनी, और ईयर ऑफ अमालगमेशन दोनों में बांटेंगे। लेकिन यहां पर दोनों में नहीं बट रहा है, यहां पर पूरा का पूरा डिडक्शन ईयर ऑफ अमालगमेशन का कौन क्लेम कर रहा है? अमालगमेटेड कंपनी क्लेम कर रही है, बराबर से देख लो। नाउ आगे बढ़ रहा हूं मैं। 43C एक छोटा सा सेक्शन है। 43C क्या बोलता है? अगर सपोज अमालगमेशन हो गया किसी कंपनी का, या किसी एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, या किसी ने आपको गिफ्ट में एसेट दे दिया, या किसी ने विल में एसेट दे दिया। एग्जांपल, चलो अमालगमेशन का एग्जांपल पकड़ के हम लोग आगे बढ़ते लाइफ में। सपोज आपका अमालगमेशन हो रहा है, ठीक है, किससे? किसी कंपनी के साथ। तो सपोज सामने एक सेलिंग कंपनी, आप एक बाइंग कंपनी हो। अब वहां से अगर आपको कोई एसेट मिला, ठीक है, मैं बाइंग कंपनी हूं, वो सेलिंग कंपनी है, वो अमालगमेटिंग कंपनी है, मैं अमालगमेटेड कंपनी हूं, मुझे वहां से कोई एसेट मिला और वो एसेट अगर मैं एसआईटी की तरह बेचता हूं, स्टॉक इन ट्रेड की तरह बेचता हूं, तो मेरे लिए उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा जो उसके लिए कॉस्ट था, और क्या? वही लिखा है, और क्या? चेक करो, और कुछ भी नहीं। उसके लिए जो कॉस्ट था वही आपके लिए कॉस्ट होगा, और उस हिसाब से आप क्या डिटरमाइन करोगे? बिजनेस एंड प्रोफेशन की पीजीबीपी इनकम कितना है, प्रॉफिट कितना है, सेक्शन 28 में। सिमिलरली ये लॉजिक किसके लिए एप्लीकेबल है? अगर एचयूएफ पार्टीशन के ऊपर अपने मेंबर्स को एसेट देता है, या गिफ्ट में आपको कोई एसेट देता है, विल में आपको कोई एसेट देता है, चेक करो यहां पर, ये सारे केसेस भी यहां पर कवर है। मुझे गिफ्ट में किसी से एसेट मिला और मैं उसको अब एसआईटी की तरह बेच रहा हूं, तो मेरे हाथ में कॉस्ट क्या होगा? वही कॉस्ट होगा जो पिछले ओनर के हाथ में कॉस्ट था। इट इज एज सिंपल एज दैट। चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। अगर आप किसी गवर्नमेंट, किसी यूनिवर्सिटी, किसी म्यूजियम, किसी आर्ट गैलरी को अगर आप पेंटिंग, ड्राइंग, अपनी कोई बुक एक्सेट्रा, आर्कोलॉजिकल, साइंटिफिक, मैन्युस्क्रिप्ट, फोटोग्राफ, प्रिंट एक्सेट्रा देते हैं, किसको देते हैं? किसी गवर्नमेंट को देते हैं, यूनिवर्सिटी, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी,
तो अगर या गवर्नमेंट ने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को नोटिफाई किया, कोई इंस्टीट्यूशन को, अगर इन सब लोगों को आप ये सब चीज देते हो तो आपके ऊपर कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। सेक्शन 47 के अंदर आपके ऊपर कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेचने पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन किसको नहीं लगता और कब नहीं लगता है वो भी बराबर से सुनना। अगर इंडिविजुअल ट्रांसफर करता है ऑन रिडेम्पशन तो माफ है, अगर इंडिविजुअल रिडेम्पशन पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ट्रांसफर करेगा तो माफ है, और अगर इंडिविजुअल रिडेम्पशन के पहले ट्रांसफर करेगा तो माफ नहीं है, टैक्सेबल है, लेकिन इसके ऊपर उसको इंडेक्सेशन मिल जाता है। याद करो मैंने बोला था सिर्फ दो ही किस्म के बॉन्ड है जिसपे इंडेक्सेशन मिलता है, इंटरलिंकिंग करने की कोशिश कर रहा हूं, एक कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे आपको इंडेक्सेशन मिल जाएगा अगर आपके हाथ में टैक्सेबल है, लेकिन इंडिविजुअल अगर रिडेम्पशन पे बेचेगा तो फिर तो माफ है। और बाकी सब लोग इंडिविजुअल को छोड़कर वो लोग कभी भी बेचे, रिडेम्पशन पे बेचे या रिडेम्पशन के पहले बेचे, उनके हाथ में हमेशा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो उनको हमेशा इंडेक्सेशन भी मिलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एक नॉन रेसिडेंट किसी इंडियन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदता है, उसके बाद वो कैसी सिक्योरिटीज होनी चाहिए जिसके ऊपर पीरियोडिक इंटरेस्ट में कंडीशंस देखो एक क्या, एक एनआर दूसरे एनआर को ट्रांसफर कर रहा है, क्या ट्रांसफर कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर रहा है। कैसी सिक्योरिटीज है, जिसके ऊपर पीरियोडिक इंटरेस्ट लगा हुआ है, और कहां ट्रांसफर कर रहा है, इंडिया के बाहर ट्रांसफर कर रहा है, और कैसे ट्रांसफर कर रहा है, थ्रू एन इंटरमीडियरी, थ्रू अ ब्रोकर। अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल होते हैं, एक एनआर दूसरे एनआर को इंडियन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर रहा है जिसके ऊपर पीरियोडिक इंटरेस्ट लगा हुआ है, इंडिया के बाहर ट्रांसफर कर रहा है, थ्रू अ ब्रोकर ट्रांसफर कर रहा है, उसके ऊपर कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक भी कंडीशन अगर मैं हटा दूं कैपिटल गेन्स टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास किसी कंपनी के बॉन्ड्स है या डिबेंचर्स है या डिबेंचर स्टॉक है या डिबेंचर सर्टिफिकेट है, तो अगर बॉन्ड्स, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट है और आप उसको कन्वर्ट करते हो उसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स में, तो आपको कन्वर्जन के ऊपर कोई भी कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। अब आगे जाकर जब कन्वर्ट हो जाएगा, शेयर बॉन्ड्स शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, और आगे जाकर जब आप शेयर्स बेचोगे तो शेयर्स का कॉस्ट क्या होगा, वही होगा जो बॉन्ड का होगा, और पीरियड ऑफ होल्डिंग क्लब हो जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्लब हो जाएगा, और आपको इंडेक्सेशन वो सब मंजूला जैसा अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स है और वो अगर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो प्रेफरेंस शेयर्स आपने लौटा दिया, इक्विटी शेयर्स ले लिया, ये एक्सचेंज पे भी कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। आगे जाकर जब आप इक्विटी शेयर्स बेचोगे तो उसका कॉस्ट क्या होगा, वही कॉस्ट होगा जो प्रेफरेंस शेयर्स का था, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्लब हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही हो जाएगा, ठीक है, एज पर सेक्शन 49। नेक्स्ट, अगर आपकी कंपनी एक सिक कंपनी है और सिक कंपनी अगर लैंड ट्रांसफर करती है, जब तक आपकी कंपनी सिक है, कंपनी सिक कब होती है, मैंने आपको मैथ में पढ़ाया था, जब उस कंपनी का नेटवर्थ कम हो जाता है और अक्यूमुलेटेड लॉसेस ज्यादा, लॉस ज्यादा नेटवर्थ कम, कंपनी सिक। जब तक कंपनी सिक है और अगर वो लैंड ट्रांसफर करती है, बाकी सारे असेट्स नहीं, लैंड, तो उस पर कैपिटल गेन्स नहीं लगती, चेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन फॉर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजंस के लिए रिवर्स मॉर्गेज स्कीम लाया, जिसमें वो लोग क्या अपना घर वर क्या देते हैं, बैंक को मॉर्गेज कर देते हैं, और बैंक बदले में उनको हर महीने या एक लमसम अमाउंट या मंथली अमाउंट उनको कुछ ना कुछ देते रहेगी जब तक उनका जिंदगी है, जब तक वो जिंदा है तब तक, ठीक है। नाउ लिसन केयरफुली, यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना एक बात। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सपोज मैं बैंक हूं, आप सीनियर सिटीजन हो, या मैं सीनियर सिटीजन हूं, आप बैंक हो, ऐसा सोचो, ठीक है। अब मैंने आपको अपना घर दे दिया, कब, किस स्कीम में दिया, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में दिया, तो क्या मुझे कैपिटल गेन्स लगेगा, कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा, एज पर सेक्शन 47(16) कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट, ठीक है। अब बैंक बदले में मुझे हर महीने कुछ ना कुछ पैसा दे रही है, तो क्या उस पर इनकम टैक्स लगेगा, उस पर भी गवर्नमेंट ने बोला है इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, बैंक मुझे लमसम देगी तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा, लमसम पे भी नहीं लगेगा, इंस्टॉलमेंट पे भी नहीं लगेगा, सेक्शन 10 क्लॉज 43 में एग्जेम्पशन डाल दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो असेट ट्रांसफर करने पे भी टैक्स नहीं लगेगा, और सामने से जब पैसा आने वाला है बैंक से आपको हर महीने या एक लमसम जैसे भी आ रहा है उस पर भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा 1043 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन 47(18) और 47(19) एग्जैक्टली सेम है, दोनों में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क एक वर्ड का है कि 47(18) में देयर इज अ कंसोलिडेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स एंड 47(19) में देयर इज अ कंसोलिडेशन ऑफ म्यूचुअल फंड प्लान्स। तो एक म्यूचुअल फंड होता है, उसके अंदर बहुत सारी स्कीम होती है और स्कीम के अंदर बहुत सारे प्लान होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एक यूनिट होल्डर हूं और मेरे पास एक स्कीम है और कंपनी उसको बंद करके दूसरी स्कीम में मर्ज कर रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहली स्कीम के यूनिट्स को लौटाना पड़ेगा, और बदले में अगर मैं दूसरी स्कीम के यूनिट्स ले लेता हूं, जस्ट लाइक अमालगमेशन यार, पुरानी स्कीम को आप बोलेंगे कंसोलिडेटिंग स्कीम, नई स्कीम को आप बोलोगे कंसोलिडेटेड स्कीम, पुराने प्लान को आप बोलोगे कंसोलिडेटेड प्लान, और नए प्लान को कंसोलिडेटिंग प्लान, और नए प्लान को आप बोलोगे कंसोलिडेटेड प्लान। आप यूनिट होल्डर हो, आपके पास किसके यूनिट्स होंगे, कंसोलिडेटिंग स्कीम और प्लान के यूनिट होंगे, आप लौटा दो, बदले में कंसोलिडेटेड प्लान और स्कीम के यूनिट्स ले लो। अगर आप यूनिट देकर यूनिट लोगे तो आप पे कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा, अगर यूनिट दोगे पैसा लोगे तो कैपिटल गेन्स लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे कंसोलिडेटेड स्कीम या प्लान में यूनिट मिल गया, आगे जाकर बेचूंगा तो उसका कॉस्ट क्या होगा, वही पुरानी कहानी, इसका कॉस्ट उसका कॉस्ट, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्लब टू डिटरमाइन वेदर द एसेट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, कोई बहुत बड़ी महान चीज नहीं है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन 47(7) है, अगर एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को, फिर से मैं कंडीशंस गिनवा रहा हूं आपको, अगर एक एनआर दूसरे एनआर को किसी इंडियन कंपनी के रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ट्रांसफर करता है इंडिया के बाहर, एक एनआर दूसरे एनआर को इंडिया के बाहर इंडियन कंपनी के रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ट्रांसफर करता है तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। इसका मतलब एक एनआर को दूसरे एनआर को ट्रांसफर करना है तो एग्जेम्प्ट है, अगर वो एनआर कंपनी को वापस देता है रिडेम्पशन पे तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, तब उसको टैक्स भरना पड़ेगा। अब उसमें गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दे दिया इन 5th प्रोविजो टू 48। तो अब ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जो नॉन रेसिडेंट है वो तो रुपीज में खरीदेगा, तो अगर वो रुपीज में बॉन्ड्स खरीद रहा है तो फॉरेन करेंसी रिस्क तो उसका है ना बेचारे का, क्योंकि उसको डॉलर्स को एक्सचेंज करके रुपीज लेना,
तो गवर्नमेंट ने बोला कि आगे जाकर अगर रुपी अप्रिशिएट होता है, सपोज आज एक रुपए का 50 रुपए, एक डॉलर का 50 रुपया रेट है, ठीक है। अब आगे जाकर एक डॉलर अगर 25 रुपया हो जाता है तो उसकी वजह से रुपी अप्रिशिएट होने की वजह से अगर उस नॉन रेसिडेंट को फ्यूचर में अगर कुछ गेन होता है तो उस गेन पे उसको टैक्स नहीं लगेगा। अगर एक्चुअल में उसको गेन होता है, से अगर 1 लाख का बॉन्ड कंपनी 1,20,000 में रिडीम करी है तो वो तो एक्चुअल गेन है, रुपी अप्रिसिएशन की वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन रुपी अप्रिसिएशन की वजह से अगर कोई गेन हो रहा है ना तो उसके ऊपर उसको टैक्स नहीं लगेगा। ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। बराबर से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से बहुत ज्यादा ध्यान से देखना क्योंकि यहां पर बहुत अतरंगी अतरंगी प्रोविजन है और बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी है, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन 47(7)(a)(b), एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। अगर एक एनआर, एक नॉन रेसिडेंट है, वो अगर आईएफएससी के अंदर लोकेटेड कोई रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है और उसमें अगर कोई असेट्स ट्रांसफर करता है और फॉरेन करेंसी में अगर का ट्रांजैक्शन का कंसिडरेशन इज पेबल इन फॉरेन करेंसी, तो ट्रांसफर कौन कर रहा है? नॉन रेसिडेंट ट्रांसफर कर रहा है। कहां ट्रांसफर कर रहा है? आईएफएससी के अंदर लोकेटेड एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कुछ असेट्स ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। और कंसिडरेशन इज पेबल इन फॉरेन करेंसी। सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने रेड में कर दी है। अब वो असेट्स कौन कौन से? कोई भी असेट्स ट्रांसफर करेगा तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा? नहीं। अगर वो बॉन्ड ट्रांसफर कर रहा है, जीडीआर ट्रांसफर कर रहा है एज रेफर टू इन 115(a)(c) में, 115(a)(c) आगे जाकर आप नॉन रेसिडेंट चैप्टर में पढ़ोगे, उसमें जो बॉन्ड है उसमें जो जीडीआर है वो ट्रांसफर कर रहा है, या वो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ट्रांसफर कर रहा है इंडियन कंपनी के, या वो डेरिवेटिव ट्रांसफर कर रहा है, या वो सच अदर सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाई किया? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 मार्च 2020, मेरे बर्थडे के दिन 5 मार्च 2020 को कुछ नोटिफाई किया है। दैट इज फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को एफसीसीबी बॉन्ड्स, इसको बोलते हैं एफसीसीबी और एफसीडीबी बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को नोटिफाई किया है। और साथ में यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, बिजनेस ट्रस्ट, एआईएफ को डिनोमिनेट किया है और फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, इनको डिनोमिनेट किया है। ये तीन चीज को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। तो इन ऑल यहां पर कितने सिक्योरिटीज हो गए? पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी में 3 और सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, तो टोटल 6 सिक्योरिटी। अगर एक एनआर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो आईएफएससी के अंदर लोकेटेड है, बीएससी एनएससी नहीं, आईएफएससी में जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड है उसके थ्रू बेचता है ये 6 के 6 असेट्स, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा प्रोवाइडेड द कंसिडरेशन इज पेएबल इन फॉरेन करेंसी। ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम ऑफ स्पेसिफाइड फंड, सेक्शन 10(4)(d). अब जैसे ही मैंने 47(7)(a)(b) पढ़ा है ना आपको ये वाला सेक्शन, उसके साथ में आपको ये पढ़ लेना चाहिए। 47(7)(a)(b) के साथ साथ आपको 10(4)(d) भी पढ़ लेना चाहिए। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं, रीजन क्या है, ठीक है। अब यहां पर स्पेसिफाइड फंड की कुछ इनकम को गवर्नमेंट ने एग्जाम कर दिया है, तो सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा यहां पर स्पेसिफाइड फंड का मतलब क्या होता है। स्पेसिफाइड फंड के अंदर 2 कैटेगरी ऑफ असेट्स है। कैटेगरी नंबर ए जो पहले से था, कैटेगरी नंबर बी जो फाइनेंस एक्ट 2021 में ऐड हुआ है, वो पहले नहीं था। कैटेगरी नंबर ए में क्या है? कोई भी फंड जो इंडिया में एस्टैब्लिश्ड है इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, एलएलपी, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। एक कोई भी फंड जो इंडिया में रजिस्टर्ड है और किस कैपेसिटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, या तो ट्रस्ट के कैपेसिटी में, या तो एलएलपी, या तो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, जिसके पास कैटेगरी 3 का एआईएफ सर्टिफिकेट है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 3 सर्टिफिकेट, प्लस वो आईएफएससी के अंदर लोकेटेड होना चाहिए वो फंड, और उसके सारे यूनिट्स, उस फंड के सारे, फंड तो इंडिया में, फंड इंडिया में होना चाहिए, लेकिन उसके यूनिट होल्डर सारे नॉन रेसिडेंट होना चाहिए एक्सेप्ट द स्पॉन्सर एंड द मैनेजर। मैनेजर और स्पॉन्सर मैनेजर का मतलब जो प्रमोटर होते हैं वो, उनको छोड़कर बाकी सारे के सारे यूनिट होल्डर्स उसके नॉन रेसिडेंट होने चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल करता है तो माना जाएगा कि जो फंड है ये फंड स्पेसिफाइड फंड है और इस फंड की इनकम एग्जेम्प्ट है। ये चीज याद में रखना। फंड इंडिया में है, कहां पर है फंड आईएफएससी के अंदर लोकेटेड है, एआईएफ की तरह रजिस्टर्ड है कैटेगरी 3, या और साथ में ट्रस्ट, कंपनी या एलएलपी की तरह रजिस्टर्ड है, ठीक है। और वो फंड के सारे यूनिट होल्डर्स बाहर है, स्पॉन्सर और मैनेजर इंडिया में रहेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब सेकंड कैटेगरी जो गवर्नमेंट ने अभी डाला है, ये बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट 2021 अमेंडमेंट है। मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल पॉइंट्स है ये सारे के सारे, एकेडमिकली शायद ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, बट स्टिल सिलेबस में आपको पढ़ना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। अब इसका मतलब क्या होता है वो गवर्नमेंट ने नीचे डिफाइन किया, चेक करो। इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का मतलब क्या होता है? इट्स मींस एन इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ अ बैंकिंग यूनिट ऑफ ए नॉन रेसिडेंट लोकेटेड इन आईएफएससी। अगर एक नॉन रेसिडेंट है, उसका यूनिट लोकेटेड है आईएफएससी के अंदर है, तो वो माना जाएगा एक ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, और उस बैंकिंग यूनिट का कोई इन्वेस्टमेंट डिवीजन है। सुनो जरा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड यूके की बैंक है, अगर उसका कोई ब्रांच है कहां पर, आईएफएससी के अंदर, तो वो माना जाएगा ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, और उसका जो इन्वेस्टमेंट डिवीजन है वो माना जाएगा इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, जिसके पास कैटेगरी 1 का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स का सेबी का अप्रूवल है, और वो कुछ और कंडीशंस भी फुलफिल करेगा जो सेबी उनको बोलेगी। तो 2 कैटेगरी है स्पेसिफाइड फंड में, ठीक है। कौन है? एक तो एआईएफ कैटेगरी 3 और दूसरा कौन है? इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। तो इसका मतलब क्या, एग्जांपल क्या होगा? स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो बाहर की बैंक है उसका इंडिया में जो ब्रांच है आईएफएससी के अंदर, उसका जो इन्वेस्टमेंट डिवीजन है उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। अब इनकी कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है? सबसे पहले इनको वो सारे एग्जेम्पशन मिलेंगे जो ऊपर 47(7)(a)(b) में जो असेट्स मेंशन थे ना, वो सारे बेचने पर जो एग्जेम्पशन मिलते थे। क्या क्या एग्जेम्पशन मिलते थे? 47(7)(a)(b) में जो बॉन्ड मिलता था, ये सारे असेट्स यहां पर भी एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। नीचे चेक कर लेना, सबसे पहला एग्जेम्पशन इनका ये है, ठीक है, आराम से। तो ये 47(7)(a)(b) में जो असेट्स मेंशन्ड है, जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आईएफएससी के अंदर है, कंसिडरेशन पेएबल इन फॉरेन करेंसी, एग्जैक्टली ऊपर वाला पॉइंट यहां पर भी कवर्ड है। तो वहां किसको एग्जेम्पशन मिल रहा था? नॉन रेसिडेंट को। और यहां पर किसको एग्जेम्पशन मिल रहा है? स्पेसिफाइड फंड को। स्पेसिफाइड फंड में 2 कैटेगरी है, ठीक है। सेकंड,
एनी इनकम, यही स्पेसिफाइड फंड की टोटल 3 से 4 किस्म की इनकम यहां पर एग्जाम करके रखी है गवर्नमेंट ने। दूसरी इनकम, अगर कोई सिक्योरिटीज ट्रांसफर करते हैं तो वो भी एग्जाम्प्ट है, लेकिन अदर देन द शेयर्स ऑफ अ कंपनी विच इज रेजिडेंट इन इंडिया, इंडियन कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर करेंगे तो वो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। इंडियन कंपनी के शेयर्स को छोड़कर बाकी किसी और कंपनी के सिक्योरिटीज के ट्रांसफर करेंगे तो वो उसका एग्जाम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। एनी इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज इशूड बाय नॉन रेसिडेंट, अगर नॉन रेसिडेंट से, देखो एक चीज दिमाग में रखना, ये दोनों इनकम है ना, ये दोनों के दोनों इनकम ट्रांसफर से आ रही है, मतलब ये दोनों इनकम, ये दोनों पॉइंट में आपका कैपिटल गेन्स एग्जाम्पशन है, लेकिन यहां पर है ना कैपिटल गेन एग्जाम्पशन नहीं हो रहा है, यहां पर आपका से डिविडेंड का एग्जाम्पशन हो रहा है या से आपका कुछ इंटरेस्ट का एग्जाम्पशन हो रहा है, ये चीज दिमाग में रखना, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के अंदर गवर्नमेंट वर्ड क्या यूज कर रही है, ट्रांसफर। ट्रांसफर पे कौन सा क्या इनकम आती है, कैपिटल गेन्स आएगा ना। अभी ट्रांसफर करने पे डिविडेंड थोड़ी मिलता है, ट्रांसफर करने पे इंटरेस्ट थोड़ी मिलता है, तो पॉइंट नंबर 1 और 2 में आपका कैपिटल गेन्स इनकम एग्जेम्प्ट हो रहा है, पॉइंट नंबर 3 और 4 में आपका कैपिटल गेन्स इनकम एग्जेम्प्ट नहीं हो रहा है, दूसरी इनकम एग्जेम्प्ट हो रही है, या तो पीजीबीपी इनकम या तो आईएफओएस इनकम एक्सेट्रा, वो इनकम एग्जेम्प्ट हो रही है। तो पॉइंट नंबर 3 में क्या कवर, अगर कोई सिक्योरिटी से इनकम कमाते हो जो नॉन रेसिडेंट ने इशू किया है, लेकिन वो नॉन रेसिडेंट का इंडिया में जो पी है उसने इशू नहीं करा होना चाहिए, कोई बाहर का नॉन रेसिडेंट इशू कर रहा है, इंडिया में जो पी है वो नहीं इशू करना चाहिए, तब जाकर उसकी इनकम एग्जेम्पशन हो जाएगी। और अगर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से आपको कोई पीजीबीपी इनकम मिलती है, सपोज अगर ये स्पेसिफाइड फंड ने सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया है और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से उसको पीजीबीपी इनकम मिल रही है, तो वो भी यहां पर एग्जेम्प्ट हो जाएगी, लेकिन कितनी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ओनली टू द एक्सटेंट द यूनिट्स आर हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट। इसमें भी आपको देखना पड़ेगा, अगर ये स्पेसिफाइड फंड के सारे यूनिट्स बोला है गवर्नमेंट ने नॉन रेसिडेंट होल्ड करना चाहिए, अगर सारे यूनिट्स नॉन रेसिडेंट होल्ड नहीं कर रहे, सिर्फ 70% ही होल्ड कर रहे हैं, तो एग्जाम्पशन भी आपको 70% ही मिलेगा, पूरा 100% नहीं मिलेगा। अगर 60% होल्ड कर रहे हैं तो एग्जाम्पशन भी आपको 60% ही मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि 40% आर हेल्ड बाय व्हाट, स्पॉन्सर एंड मैनेजर। सपोज 100 यूनिट होल्डर है उसके, उसमें से 80% आर होल्ड बाय नॉन रेसिडेंट एंड 20% आर होल्ड बाय नॉन रेसिडेंट, अपार्ट फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इट इज हेल्ड बाय 20% इज हेल्ड बाय से स्पॉन्सर एंड मैनेजर। तो क्या ये वैलिड स्पेसिफाइड फंड है? यस, वैलिड स्पेसिफाइड फंड है, क्योंकि स्पेसिफाइड फंड के डेफिनेशन में बोला कि सारे यूनिट्स नॉन रेसिडेंट होना चाहिए अदर देन स्पॉन्सर एंड मैनेजर। स्पॉन्सर मैनेजर नॉन रेसिडेंट नहीं होगा तो भी चलेगा। तो ये केस में आपकी इनकम पूरी 100% एग्जाम नहीं होने वाली, सिर्फ 80% ही एग्जाम होगी, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस सेक्शन इज ऑल अबाउट। एकेडमिकली मुझे नहीं लगता ये सेक्शन इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, बहुत अच्छा सेक्शन है, ये भी फाइनेंस एक्ट 2021 का पूरा नया सेक्शन है, 47(7) एंड 47(7) इसका मैं पहला जिस्ट बता देता हूं। दो फंड है, ऐसा सोचो, एक ओरिजिनल फंड, एक रिजल्टेंट फंड। ओरिजिनल फंड क्या है, बाहर है, और रिजल्टेंट फंड क्या है, रिजल्टेंट फंड इंडिया में। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है मालूम, वो ओरिजिनल फंड बंद हो, बाहर वाला फंड बंद हो, और उसके सारे यूनिट होल्डर्स इंडिया में आके एक नया फंड बना दे। तो अगर ऐसा होता है तो इसमें जो भी कैपिटल गेन्स लगेगा हम सब एग्जाम करवा देंगे, प्लस यूनिट होल्डर्स का जो भी यूनिट्स का ट्रांसफर कर रहे हैं, यूनिट होल्डर भी तो अपना यूनिट ट्रांसफर करेंगे ना, तो उनका भी कैपिटल गेन्स माफ हो जाएगा, और फंड का भी कैपिटल गेन्स माफ हो जाएगा, यूनिट होल्डर का भी माफ हो जाएगा। तो यहां पर अपने को सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, दो शब्दों का मतलब। सबसे पहले ओरिजिनल फंड, ओरिजिनल फंड का मतलब क्या है सर, फंड एस्टैब्लिश आउटसाइड इंडिया, ठीक है, जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, प्लस वो एक ऐसे देश का है जिसके साथ इंडिया का डीटी डबल है, प्लस वो एक ऐसे देश का है जिस देश में सेबी जैसा कोई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रेगुलेशन होना चाहिए।